ओके, हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनकम टैक्स का न्यू चैप्टर रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टार्ट करें। बेसिकली दो तीन चैप्टर ही बचा हुआ हम लोग का। रिटर्न है, असेसमेंट प्रोसीड्योर्स है एंड एक दो छोटा मोटा चैप्टर्स है। तो रिटर्न इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज अभी तक हम लोग टोटल इनकम कैलकुलेशन देखे 5 ईयर्स ऑफ इनकम मिलाकर, फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन के लिए जो चाहिए होता है चैप्टर 6 का डिडक्शंस, एग्जेम्प्टेड इनकम का, क्लबिंग का प्रोविजंस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये सब हम लोग देखे थे वहाँ पे। तो अब हम लोग फिर उसके बाद टीडीएस चैप्टर भी किए थे, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर भी किए, तो सभी कर लिए। तो अब सर रिटर्न फाइल करना है, मतलब इनकम कैलकुलेशंस हो गया, अब हमको रिटर्न फाइल करना है। तो रिटर्न से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चीज़ तो रिटर्न फाइल करने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या चाहिए होता है, पैन नंबर वगैरह चाहिए होगा। उसके बाद तुमको और क्या चाहिए होगा, तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, तुम इंडियन रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो। इवन अगर इंडियन रेसिडेंट है भी तो उसका दो कैटेगरी था, याद होगा, एक था रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक था रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके बाद तुमको टोटल इनकम कैलकुलेशन करने पड़ेगा, फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन होगा। वहाँ पे टैक्स तुम कितना ऑलरेडी पे कर चुके हो एंड नेट पेबल है ना रिफंडेबल है, वो तुमको रिटर्न में दिखेगा। हम रिटर्न चैप्टर में दिखाएंगे भी कि रिटर्न कैसे ऑनलाइन देख सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ सबसे पहला चीज़ हम लोग ड्यू डेट पे आ जाते हैं। सर ड्यू डेट कब रिटर्न फाइल करने पड़ता है? तो नॉर्मली हम लोग क्या देखे थे, प्रीवियस ईयर में क्या होता है, इनकम कैलकुलेट होता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर कौन सा अभी खत्म हुआ, जस्ट 2022-23 जस्ट एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 में। तो इस साल में जिसका भी जो भी इनकम हुआ होगा तो उसको कैलकुलेट कब हम लोग करेंगे, असेसमेंट ईयर 2023-24 में, ठीक है। दैट मीन्स रिटर्न हमेशा एक साल खत्म होगा उसके बाद ही नेक्स्ट ईयर ही होगा। बिकॉज रिटर्न मतलब क्या है, एक साल का इनकम तुम्हारा कितना हुआ, एक्चुअल इनकम कितना हुआ, उसमें कितना टैक्स बनता है, उसमें तुम कितना टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं। टैक्स पेमेंट का मतलब क्या है, इन दी फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स या फिर कोई तुम्हारा टीडीएस काट के पेमेंट किया। टीडीएस चैप्टर देखे ना, जैसे सपोज हमको सैलरी मिलता है तो मेरा टैक्स कट के मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब रिटर्न फाइल करेंगे हम चेक करेंगे अल्टीमेटली मेरा टैक्स लायबिलिटी सपोज होता है 2 लाख, तो ऑलरेडी टीडीएस कितना मेरा कट चुका है, सपोज 1,80,000, तो बाकी 20,000 हमको और एक्स्ट्रा देना है। उल्टा भी तो हो सकता है, मेरा टीडीएस ज़्यादा काट लिया है, सपोज 2,20,000, तो उल्टा 20,000 हमको रिफंड मिल जाएगा यहाँ पे जब हम रिटर्न फाइल करें तब, ठीक है। तो असेसमेंट ये तो ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइल करने का, तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 है। तो ये क्या बोल रहा है कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्सन्स, ये जो नीचे पर्सन इनकम टैक्स है, पर्सन 7-8 कैटेगरी का होता है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, आरटीपीसी है, जुडिशियल पर्सन्स है, कंपनी है, एचयूएफ है, फर्म, एलएलपी, ये सब है, ठीक है। तो बोला फॉलोइंग पर्सन शैल वॉलंटरली फाइल दियर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर। एनी प्रीवियस, कोई भी प्रीवियस ईयर का तुमको अगर रिटर्न सपोज 22, 23, 21, 22 कभी कभी तुमको रिटर्न फाइल करना है, तुम ड्यू डेट्स ऑन ड्यू डेट का दिन या फिर उससे पहले तुम अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये प्रेस्क्राइब फॉर्म, सबके लिए अलग अलग फॉर्म है। अगर वो सब हम बताएंगे कितना टाइप का रिटर्न होता है, सब बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। एंड अब बट अगर कोई कंपनी है, कोई फर्म है, उसको कंपलसरी रिटर्न फाइल करने होगा बिकॉज उसके लिए कोई स्लैब रेट तो नहीं है। स्लैब रेट का जो फैसिलिटी था 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाला, वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल जुडिस्टिक्सल पर्सन्स के लिए। बट कंपनी, फर्म, एलएलपी, इन लोगों क्या है, फ्लैट परसेंटेज है, वहाँ पे जितना प्रॉफिट करेगा उसके ऊपर इतना परसेंटेज है। तो कंपलसरी अगर तुम्हारा कंपनी फॉर्मेशन हुआ है और फर्म है, चाहे वो एलएलपी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। बट बाकी जो ये सब पर्सन है, फॉलोइंग पर्सन मतलब इन लोगों का बात कर रहे हैं, ये जो पर्सन्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन लोगों के लिए रिटर्न कब फाइल करेगा, अगर उसका जो ग्रॉस टोटल इनकम याद रहे, दे सेल फाइल देयर रिटर्न। ऐसे वॉलंटरी कर सकता है बट अगर कंपलसरी उसके लिए कब होगा, अगर उसका ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई, जीटीआई मतलब समझ में आ रहा है, 5 ईयर्स ऑफ इनकम को ऐड किए हम, क्लबिंग प्रोविजन वगैरह लगा के, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर गिविंग एग्जेम्पशंस, सेक्शन 54B कैपिटल गेन वाला। सपोज किसी अगर कैपिटल गेन हुआ है तो कैपिटल गेन चैप्टर में हम लोग देखे थे सर, एग्जाम्शन भी वहीं पे मिल जाता था, बट ये सब एग्जाम्शन देने से पहले ये सब एग्जाम्शन नहीं देंगे। अगर एक्सीड करता है क्या, मैक्सिमम एग्जाम्शन लिमिट, तो मैक्सिमम एग्जाम्शन लिमिट किसके लिए कितना है, 2.5 लाख है, फिर 3 लाख भी है। नॉर्मल अगर 60 साल से नीचे है तो तुम्हारा कितना था, 2.5 लाख, 3 लाख, सॉरी हाँ 3 लाख, और तुम्हारा था 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख हो गया 60 से नीचे वाला, 60 से लेकर 80 साल मान लो कि 3 लाख था, 80 के ऊपर 5 लाख तक था, गेट।
जो हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन जब दिखाए थे तब वहाँ पे था स्लैब रेट। इसमें भी वो अगर न्यू टैक्स रेजिम में जाएगा तो स्लैब रेट अलग है, ओल्ड टैक्स रेजिम में जाएगा तो स्लैब रेट अलग है। ठीक है, तो जो भी तुम ओल्ड या फिर न्यू टैक्स रेजिम जो भी हम फॉलो कर रहे होंगे तो हमको चेक करना पड़ेगा मेरा मैक्सिमम एग्जाम्स लिमिट क्या था। सपोज 4 लाख 3 लाख 5 लाख, उस केस में जो 3 लाख था तो जो भी तुम्हारा होगा अगर एक्सीड कर रहा है तो मेरा रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। सपोज हम सैलरी पर्सन है तो सपोज मेरा एनुअल इनकम में तुम्हारा GTI करके देखा 2 लाख, तो हमको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट हम वॉलंटरी चाहे तो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फॉर सच प्रीवियस ईयर द फाइलिंग रिटर्न इज मैंडेटरी होगा इवन दो GTI डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट। हाउएवर यहाँ तक ख़त्म हो गया, कहाँ गया एक्सीड, उसके बाद हाउएवर यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ तक तो ये था कि अगर तुम्हारा मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट स्टार्ट क्रॉस करेगा इन लोगों के लिए इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ग्रॉस टोटल इनकम अगर तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम अगर तुम्हारा मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस करता है तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। बट अगर तुम इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी फर्म के लिए तो ऐसे भी करना है रिटर्न फाइल। ठीक है, अब तुम्हारे लिए फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा। अगर तुम्हारा GTI सपोज ये जो एग्जाम्पशन लिमिट है रिस्पेक्टिव उससे कम है तब भी तुम्हारे लिए मैंडेटरी हो जाएगा। कब? अगर तुम्हारे पास डिपॉजिट है कितना, 1 करोड़ से ऊपर इन वन अकाउंट या मोर देन वन करेंट अकाउंट मेंटेन विद द बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक। अगर तुम्हारा 1 करोड़ से ऊपर से है डिपॉजिट सेम विथ सो ड्यू आर ड्यू वट एवर इट इज़, तो तुम्हारे लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो और कहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा? अगर 1 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट्स वगैरह है तो। ठीक है, दूसरा ही हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर, खर्चा किया है कितना, एक्सीडिंग ₹2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। तुम अगर घूमने गया है दुबई वगैरह कहीं पे 2 लाख से ऊपर अगर तुम खर्चा किया है तुमको रिटर्न फाइल करने पड़ेगा। तुम बोल रहा है तुम्हारा इनकम बेसिक एग्जाम्स लिमिट से कमती है, तुम घूमने चले गया, पैसा कहाँ से आया? ठीक है, तो 2 लाख से कमती अगर तुम खर्चा किया होगा तो ठीक है, फॉरेन करेंसी में बाहर जाने के लिए 2 लाख से ऊपर अगर खर्चा है तो तुमको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। फॉरेन करेंसी में फॉरेन कंट्री में घूमने गया है तो 2 लाख के ऊपर खर्चा किया होगा तुम, ट्रैवलिंग कॉस्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर्स। तीसरा ही हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट, हैज़ इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट इन द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तुम अगर 1 लाख के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है साल भर में, तुम्हारा अगर 1 लाख के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया होगा तुमको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है, ये समझ में आया? 1 लाख के ऊपर अगर तुम, फिर से विकेट गिर गया क्या? 1 लाख के ऊपर अगर, ओके लेट्स कंटिन्यू। तो रिटर्न फाइल करना नॉर्मली कंपलसरी किसके लिए? कंपनी के लिए, फर्म के लिए। बट अगर कोई इंडिविजुअल है, HUF है, एसोसिएट ऑफ पर्सनस है, BOI है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनस है, अगर उसका ग्रॉस टोटल इनकम मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस करता है, मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में दोनों में अलग अलग है तुम्हारा। ठीक है, ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम में जिसके लिए जिस तरह से है, अब इवन सीनियर सिटीजन के लिए अलग है, वेरी सीनियर सिटीजन के लिए अलग है, तो उस हिसाब से होगा, राइट। दूसरा चीज़, सपोज तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम लिमिट से कमी है बट स्टिल तुम्हारे लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। 3 सिनेरियो है। कब? डिपॉजिट 1 करोड़ से ऊपर है, घूमने गया फॉरेन कंट्री में ट्रैवलिंग करने के 2 लाख से ऊपर तुम खर्चा किया, या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता होगा कंजम्पशन तुम किया 1 लाख के ऊपर साल भर में, तो तुम्हारा रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सर जो फॉरेन कंट्री में घूमने गया अगर वो मतलब 2 लाख अगर किसी से बोरो किए गए होंगे तो उस केस में क्या करना है? बोरो कर, जो भी कर, खर्चा तो किया ना तुम, रिटर्न फाइल करना है। जैसा किसी रिलेटिव से बोरो किए तो? अरे किसी से भी तुम बोरो करो, उसको मतलब ही नहीं है। तुम खर्चे यहाँ पे क्या, इनकर्ड द एक्सपेंडिचर, तुम खर्चा किया, चाहे बोरोइंग करके लेके जा, जहाँ से भी लेके जा, खर्चा तो तुम किया है, तो रिटर्न फाइल करने पड़ेगा तुमको। फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे प्रेस्क्राइब, क्या था तुम्हारा कि अगर उसका टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट एज द केस में बी इन द बिजनेस एक्सीड करता है 60 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 60 लाख रुपया। ये तो फर्स्ट कंडीशन था ये सब।
कंडीशन पॉइंट नंबर कितना था यहाँ पे, 4 नंबर पॉइंट है ना, ये 4 है, ये 1 हो गया तुम्हारा, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये फोर्थ नंबर कंडीशन। फोर्थ नंबर क्या है, अगर उसका टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीव कितना से ज़्यादा है, 60 लाख से ज़्यादा है। सपोज हम इंडिविजुअल HUF AOP हैं, जो भी है वट एवर इट इज़, हम कोई कंपनी नहीं, हम कोई फर्म नहीं, बट हम बिजनेस करते हैं, हम इंडिविजुअल है। एज ए इंडिविजुअल हम बिजनेस भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म नहीं खोले तो तुम बिजनेस करते हो, तुम्हारा बिजनेस का टर्नओवर अगर 60 लाख से ऊपर है तो रिटर्न फाइल करना तुम्हारे लिए कंपलसरी हो जाएगा। याद रहे ये चीज़ अलग है, टैक्स ऑडिट का लिमिट जो था 1 करोड़, उसका 2 चीज़ अलग है, डिफरेंट है, यहाँ रिटर्न का बात कर रहा है। दूसरा, अगर उसका ग्रॉस रिसीप्ट इन दी प्रोफेशनल, अगर तुम बिजनेस नहीं करते हो, तुम प्रोफेशनल हो, CA हो, चार्टर अकाउंटेंट हो, CS हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, अगर तुम्हारा 10 लाख से ऊपर आ जा रहा है तुम्हारा फीस, प्रोफेशनल फीस, ठीक है, डॉक्टर चेम्बर होकर बैठा हुआ 10 लाख का ऊपर तुम्हारे फीस तुम ये किया है, तो तुमको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इफ़ द एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब तुम्हारा कोई TDS काटा होगा या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ पर्सन इज 25,000 रुपीज़ और मोर, 25,000 से ज़्यादा तुम्हारा कोई TDS काटा है तो तुमको रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट्स इन 1 और मोर सेविंग्स अकाउंट, वहाँ पे करंट अकाउंट का बात करें, यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट का बात किया है। यहाँ जो बात किया था करंट अकाउंट था, कहाँ किया, ये करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर था, ये तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट का बात किया। सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट कितना है, 50 लाख और मोर, 50 लाख से ऊपर है तुम्हारा करंट अकाउंट, वो सिर्फ करंट अकाउंट है, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे करंट अकाउंट, ओनली करंट, यहाँ सेविंग्स अकाउंट है। 50 लाख से ऊपर अगर है तो तुमको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो कब कब रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, तुम्हारा अगर टोटल इनकम 50 इससे कम होगा एग्जेम्पशन लिमिट से, अगर 1 करोड़ से ऊपर मेरा डिपॉजिट से करंट अकाउंट में, ठीक है, अगर हम 2 लाख रुपए खर्चा करते हैं, 2 लाख से ऊपर ट्रैवलिंग करने फॉरेन कंट्री में पर, ठीक है, एंड 1 लाख रुपये से कंजम्पशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का 1 लाख के ऊपर है। तीसरा, अगर हम बिजनेस वगैरह करते हैं एज ए इंडिविजुअल HUF AOP BY इंडिविजुअल पर्सन, इसका टर्नओवर 60 लाख से ऊपर है, अगर प्रोफेशनल हम हैं तो 10 लाख ऊपर मेरा ग्रॉस रिसीप्ट होगा, या फिर हमको कोई TDS काट लिया मेरा 25,000 से ऊपर, ठीक है, 25,000 और उससे ज़्यादा, या फिर मेरा सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख या फिर उससे ज़्यादा अगर अमाउंट है तो हमको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया हु इज़ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर, 60 साल या उस ऊपर, मतलब सीनियर सिटीजन, at any time during the relevant previous year, the provision of clause number 3 shall have effect as if for the words 25,000 the word 50,000 has been substituted, ये 50,000 लिमिट हो जाएगा। मतलब ये जो तुम्हारा लिमिट है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसके लिए ये जो TDS वाला था ये कितना हो जाएगा, 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन पता ही हम लोग को 60 साल से ऊपर का बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल इंसान के लिए बिलो सीनियर सिटीजन 25,000 का TDS वाला लिमिट है, और अदरवाइज सीनियर सिटीजन के लिए कितना है, 50,000 का लिमिट है। हो सकता है ना सीनियर सिटीजन लोग क्या करता है, बैंक में बहुत सारा डिपॉजिट करके रखा है, अब इतना ज़्यादा बैंक उसका TDS काट लिया, तो 50 से ऊपर अगर TDS काट रहा है तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और एक चीज़, रिटर्न अगर कोई तुम फाइल नहीं करे तो रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो रिटर्न फाइल अगर तुमको चाहिए, सपोज कोई तुम्हारा TDS काट लिया है, माना कि 25 से कम है, बट तुमको लग रहा है कि मेरा तो रिटर्न तो है ही नहीं, एग्जेम्पशन लिमिट से अंदर ही मेरा टोटल इनकम, तो अगर तुमको रिफंड क्लेम करना है तो रिटर्न फाइल करना ही, ऐसे ऐसे रिफंड नहीं आएगा। उसका एनी अदर पर्सन इफ द टोटल इनकम एक्सीड करता है मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, तो उसको रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। तो ये समझ में किसको रिटर्न फाइल करना है, करेक्ट। अब सर ड्यू डेट क्या करें, तुम फोन में क्या है, फोकस है ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अब सर ड्यू डेट क्या है, इसको खेल ठोक ठोक के देखो खराब कर दी, ज़बरदस्ती मेरा टैब लेगी। कंपनी के लिए ड्यू डेट क्या है, 31 अक्टूबर। अगर कोई भी कंपनी है उसको रिटर्न कब तक फाइल हो जाना चाहिए, 31 अक्टूबर। मतलब अभी ये तुम्हारा अभी जो प्रीवियस ईयर 22-23 का रिटर्न कब तक हो जाना चाहिए, 31 अक्टूबर 2023 में हो जाना चाहिए। इसके बाद होगा तो फिर पेनाल्टी पकड़ लग जाएगा। समटाइम्स गवर्नमेंट क्या करते हैं, नोटिफिकेशन निकाल के डेट एक्सटेंड करें तो वो अलग बात है, बट नॉर्मली
एक्ट के हिसाब से 31 अक्टूबर है। अगर गवर्नमेंट एक्सटेंशन करे तो अलग बात है, ठीक है, अदरवाइज 31 अक्टूबर में रिटर्न हो लग जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, where the accounts of the SEC are required under this act or any other law to be audited, जिसके लिए भी 44 AB AD ADA जो भी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर उसको ऑडिट करना ज़रूरी है, टैक्स ऑडिट जिसका हम लोग बोलते हैं ना, टैक्स ऑडिट। तुम कंपनी नहीं हो या फिर तुम कंपनी हो 31 अक्टूबर है, तुम सपोज फर्म हो, LLP हो, इंडिविजुअल हो, जिसके लिए अकाउंट्स ऑडिट करना ज़रूरी है एज पर जिसको हम टैक्स ऑडिट बोलते हैं 44 AB ADA वाला, तो उस केस में टाइम लिमिट क्या होगा, वही 31 अक्टूबर, ठीक है। देखना जितने भी CA फर्म वगैरह हैं उन लोगों का 31 अक्टूबर में बहुत काम रहता है, बिकॉज सबका रिटर्न फाइल करने पड़े, वो लास्ट डेट होता है। वेयर द SEC इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, अगर कोई SEC है, हम एज ए इंडिविजुअल, हम कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, एंड जिसका अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, तो उसके लिए भी 31 दिसंबर ही रिटर्न फाइल करने पड़ेगा हमको, ठीक है। तो कंपनी के लिए या फिर 31 अक्टूबर है, बाकी कोई भी ये हुआ कंपनी छोड़ के बाकी कोई भी SEC मतलब कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, HUF फर्म, कुछ भी, अगर उसके लिए टैक्स ऑडिट कंपलसरी है तो 31 अक्टूबर है, ठीक है। इन केस एनी अदर पर्स SEC, एनी अदर SEC मतलब कंपनी छोड़ के अदर देन कंपनी जिसके लिए टैक्स ऑडिट नहीं है, जिसके लिए टैक्स ऑडिट नॉट एप्लीकेबल, सपोज मेरा टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, कोई फर्म है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, उसने टैक्स ऑडिट कंपलसरी नहीं, उसके केस में 31 जुलाई। एनी अदर SEC लाइक यहाँ पे इंडिविजुअल हो जाएगा, HUF हो जाएगा, फर्म भी जिसका टैक्स ऑडिट नहीं ज़रूरत है, तो उसका केस में 31 जुलाई, तो हमको अगर हमको रिटर्न फाइल करना 31 जुलाई के अंदर ही कर लेने पड़ेगा, ठीक है। एनी SEC वो एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, अगर तुम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया हुआ तो तुम्हारा डेट है 30 नवंबर। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स कुछ रहता है, उसका केस में भी 30 नवंबर। तो नॉर्मल 3 डेट है, कंपनी के लिए 31 अक्टूबर है, अगर कोई भी SEC कंपनी छोड़कर, कंपनी तो वैसे भी है, फर्म हो गया, इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, LLP हो गया, जिसका टैक्स ऑडिट कंपलसरी, उसके केस में 31 अक्टूबर ही है। अगर जिसके लिए टैक्स ऑडिट का ज़रूरत नहीं पड़ता, एनी अदर SEC जिसका टैक्स ऑडिट का ज़रूरत नहीं पड़ता, उसके केस में 31 जुलाई, ठीक है। कोई अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह किया तो उसके केस में 30 नवंबर, ठीक है। स्टेट whether the following are required to be filed, following are required to file return within due date of filing return। a company कोई प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं, क्या उसको रिटर्न फाइल करना है, लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, तो वो रिटर्न फाइल करना ही है कंपनी को। अभी थोड़ी देर बाद एक सेक्शन कराएंगे लॉस रिटर्न। अगर बोलता है अगर कोई कंपनी लॉस किया है, सेटअप और कैरी फॉर्म में लॉस का बेनिफिट मिलता है ना, करंट ईयर का लॉस को तुम सेटअप कर सकते हैं ना करंट ईयर की इनकम के साथ, उसके बाद करंट ईयर में लॉस को 8 साल तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे थे, वो तभी करेगा अगर तुम रिटर्न फाइल किया होगा। तो अगर तुम लॉस रिटर्न नहीं फाइल करेगा तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए कंपनी अगर है उसको चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, रिटर्न तो फाइल करना है, ठीक है। 31 अक्टूबर है, अगर उसी कंपनी में कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा होगा तो डेट क्या हो जाए 30 नवंबर हो जाए, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म है जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 22-23 में एक केस में बोला 175 लाख है, तो 175 लाख मतलब उसके टैक्स ऑडिट कंपलसरी है, तो उस केस में ड्यू डेट क्या होना चाहिए उसका 31 अक्टूबर। दूसरा वाला केस 2 बोला 20 लाख है, पार्टनरशिप फर्म में 20 लाख है, तो उस केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी तो है, फर्म है तो अगर पार्टनरशिप फर्म में रिटर्न तो फाइल करना कंपलसरी है, ड्यू डेट्स क्या हो जाएगा 31 जुलाई हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर पार्टनरशिप फर्म, वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर जो भी है, पहले वाला केस में 31 अक्टूबर जाए, क्यों, बिकॉज टैक्स ऑडिट 1 करोड़ से ऊपर रहने से टैक्स ऑडिट कम था ना, सेक्शन 44 AB के हिसाब से टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल था वहाँ पे, ठीक है। तो उसका केस में 31 अक्टूबर होगा, तो जो सिचुएशन नंबर क्या था, सिनेरियो नंबर 2, ठीक है। पर दूसरा केस में जस्ट 1 करोड़ से नीचे टैक्स ऑडिट का ज़रूरत नहीं पड़ा होगा, पर तुम ये वाला केस में कवर हो जा रहा है, इन केस इन एनी अदर केस 31 जुलाई वाला में आ जा रहा है, राइट, ठीक है। दूसरा कोई सैलरीड बंदा है तो उसका केस में रिटर्न क्या होगा, सैलरीड बंदा का तो टैक्स ऑडिट नहीं होता अगर बिजनेस नहीं कर रहा है तो, ठीक है। उसका केस में क्या होगा 31 जुलाई, सैलरी कितना है 12 लाख से ऊपर है, तो क्या होगा 31 जुलाई में करना है, उसका अंदर करना है, उससे बात करने से लेट फाइन लग जाएगा। फिर रही वाला केस में बोलते हैं सैलरीड बंदा है बट उसका इनकम 2.5 लाख से कम है तो करने का ज़रूरत नहीं था, कंपलसरी नहीं है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक।
तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, तुम उससे बात रिटर्न फाइल क्यों करते हैं? थोड़ा दिन पहले तुमको क्या बोला, रिटर्न फाइल तुमको गवर्नमेंट को जो तुम टैक्स पे किया, तुम अपने हिसाब से तुम पे किया तो अंदाज से जो लगा, तुम्हारा जो सैलरी काटा, सैलरी से TDS काटा तो एस्टिमेशंस किया। अब तुम्हारा इनकम 1 साल खत्म हो तब में जाकर तेरा एक्चुअल इनकम पता चला तुमको, ठीक है। अब रिटर्न फाइल करना मतलब तुम अपना इनकम को कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। तो गवर्नमेंट को पैसे कैसे पता चलेगा कि तुम तुम्हारा इनकम कैलकुलेट कहाँ से करेगा? गवर्नमेंट का पोर्टल में तुमको करने पड़ेगा। अभी ऑफलाइन यूटिलिटी ऑनलाइन दोनों है। रिटर्न फाइल नहीं करने, रिटर्न मतलब क्या होता है? इनकम कैलकुलेट करना बेसिकली। इनकम रिटर्न फाइल करना मतलब इनकम कैलकुलेट किया, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपलोड किए, दैट इज कॉल्ड रिटर्न फाइल। अब उसके बाद जो तुम्हारा लायबिलिटी आया होगा टैक्स का, तुम उस संग पे भी करना है, नहीं पे करेगा तो फिर पेनल्टी इंटरेस्ट लग जाएगा। पेमेंट तभी करना है जब फाइल करेगा रिटर्न। उससे पहले भी तुम पेमेंट कर सकते हो एडवांस टैक्स। रिटर्न फाइल का टाइम में तुम पूरा पेमेंट क्लियर कर देना पड़ेगा। बहुत भी रिटर्न फाइल इसलिए भी करता है कि सपोज रिटर्न फाइल करने से तुमको अगर पासपोर्ट वगैरह निकालना है, लोन वगैरह लेना है, तो तुम्हारा सपोज लिमिट से कम था, तभी तुम्हारे डॉक्यूमेंट बन जाता है। 3 साल का रिटर्न तो चाहिए होता है लोन वगैरह के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन तुम अच्छा कि रिटर्न क्यों फाइल करना है। अभी समझ में आया क्यों फाइल करना है, अभी आगे जाएंगे ना और समझ में आ जाएगा। मिस्टर अनुज, सबसे पहले क्यों फाइल करना है? तो गवर्नमेंट बोल दिया कि तुम्हारा इनकम इतना से ऊपर है, 2.5 लाख से, तुमको फाइल करना है। फाइल इसलिए करना है बिकॉज तुमको टैक्स देना है। तो तुम टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेगा? तो टैक्स कैलकुलेशन करेगा तब ना फाइल करेगा। तो टैक्स कैलकुलेशन भी गवर्नमेंट का पोर्टल में जाके, इनकम टैक्स वेबसाइट में जाके करना है तुमको। ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर अनुज 45 ईयर्स उसका एज है, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इस सोल प्रोप्राइटरशिप मोड में है, मतलब पार्टनरशिप नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप। हम कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं, तो एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं। कितना है उसका इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम है 2.5 लाख, ठीक है। नाउ उसका टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000 है। और उसका टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस, ये तो उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया। ग्रॉस GTI उसका टर्नओवर कितना है? सेल्स 90 लाख, तो 1 करोड़ से कम है, तो टैक्स रेट नहीं लग गया, एप्लीकेबल होगा। Now you are required to answer the following independent cases, whether it is mandatory for him to file the return of income. Case number 1, क्या बोल रहे हैं? His purchase manager has travelled to Singapore during the previous year 22-23, for which he incurred rupees 2,75,000 towards travelling cost. क्या होना चाहिए? परचेस वोट नहीं गया ना, वोट नहीं गया। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे? हम लोग एंड इंडिविजुअल्स इनकम एक्सपेंडिचर। परचेस मैनेजर जो था तुम्हारा, अगर बिजनेस पर्पज से लिए किया होगा तब तो तुम्हारे लिए कंपलसरी। अच्छा, अगर बिजनेस पर्पज के लिए किया होगा तब तो उसको करना ही है। बिजनेस हो या पर्सनल हो, दोनों में। बिकॉज तुम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस भी तुम्हारा तो कितना हुआ? 2,75,000 तुम्हारा हुआ। यहाँ पे कहीं नहीं बोला कि तुम्हारा बिजनेस के लिए कंपलसरी है। बट अगर कोई इंडिविजुअल है उसके लिए तुम क्या करेगा? ठीक है, तेरा ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम है, तो उसके बाद और भी 4 कंडीशन था, 1 2 3 4। अब तुम देख, बिजनेस कर रहा था, 60 लाख के ऊपर तुम्हारा टर्नओवर था। इंडिविजुअल तुम थे तो 60 लाख के ऊपर तो टर्नओवर तो तुम्हारा था, तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी, इसको तुम छोड़ भी देता है। अच्छा, एक कंडीशन फुलफिल होगा तो बस। या एनी अदर पर्सन्स, यहाँ पे देखो फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन्स है ना, बिजनेस से अगर हुआ, अरे अगर बिजनेस पर्पज भी हुआ तो हिम खुद जा रहा है या कोई और पर्सन जा रहा है बिजनेस का, तो यहाँ पे भी वो एप्लीकेबल हो जाएगा 2.5 लाख का हिसाब से, राइट। दूसरा केस में यहाँ पे 60 लाख का टर्नओवर हो जा रहा है बिजनेस का वाला केस में, एंड प्रोफेशन में 10 लाख का टर्नओवर है ना, तो वहाँ पे भी तुम्हारा होगा। इस केस में क्या होगा? इस केस में एक तो टर्नओवर है बोल के 90 लाख हो रहा, प्लस ये दोनों। दूसरा, हिज बुक्स ऑफ अकाउंट शोज अमाउंट पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,50,000, तो 1 लाख से ऊपर है, तो यहाँ पे भी होगा। हिज बैंक स्टेटमेंट ऑफ करंट अकाउंट कितना? 1 करोड़ से ऊपर है, तो यहाँ पे भी होगा। तो तीनों केस में उसको रिटर्न फाइल कर, माना कि तुम बोले सर उसका इन ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख है, बट स्टिल ही नीड्स टू फाइल रिटर्न। क्यों? एक तो सर उसका टर्नओवर 60 लाख से ऊपर है,
करना ही पड़ेगा उसको। प्लस बाकी कुछ नहीं भी रहता तब भी करने पड़ता। प्लस और फिर क्या बोला, फॉरेन कर इसमें फॉरेन घूमने गया उसमें भी लग गया, वो जाए या कोई और जाए, उसका बिजनेस से रिलेटेड सब फैमिली से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया 1 लाख से ऊपर, ठीक है। करंट अकाउंट 1 करोड़ से ऊपर है तो यहाँ पे कंपलसरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर एक कंडीशन ही फुलफिल करता तो भी मैंडेटरी। हाँ, एक कंडीशन पे अगर ये तीनों नहीं भी रहता तो यहाँ तो 90 लाख था ही, तो हो गया, ठीक है। अब सर रिटर्न ऑफ लॉस, नॉर्मली सब कुछ बोलता प्रॉफिट हुआ तो रिटर्न फाइल करना, लॉस भी होने से क्या रिटर्न फाइल करना है? यस, अगर तुम्हारा लॉस भी हो रहा है बिजनेस में, प्रोफेशन लॉस कहाँ पे हो सकता है? बिजनेस प्रोफेशन में होगा, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होगा, और कहाँ लॉस हो सकता है? सैलरी में तो लॉस नहीं होता है, अदर सोर्स में भी लॉस नहीं होता है। लॉस कहाँ होता है? कैपिटल गेन में लॉस होगा, बिजनेस में लॉस होगा, या फिर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होगा। अल्टीमेटली टोटल इनकम तेरा लॉस में आ गया, प्राइवेट सब इनकम मिला के, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल इनकम तुम्हारा अगर लॉस में है तब भी तुम रिटर्न फाइल करना है। क्यों? अगर तुम रिटर्न नहीं फाइल करोगे तुम कुछ बेनिफिट विल तुमको नहीं मिलेगा। तो क्या है देखो उसके बारे में, सेक्शन 139 सब सेक्शन 3। अभी क्या था 139(1) क्या था कि किसको रिटर्न फाइल करना है, उसका ड्यू डेट क्या है, हम लोग पढ़ लिए 139(1) में, ठीक है। अब 139(3) क्या बोल रहा है कि लॉस रिटर्न कैसे फाइल करना है उसके बारे में। सेक्शन 139 ऑनलाइन तुम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। अब ये डाउट रहने से पूछना, ठीक है। सेक्शन 139(3) रिक्वायर्स दी एसएससी मतलब कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी जो 8-7 पर्सन्स है, टू फाइल अ रिटर्न ऑफ लॉस इन द सेम मैनर एज इन द केस ऑफ रिटर्न ऑफ प्रॉफिट। जो अभी हम लोग सेक्शन 139(1) अभी जो डिस्कस किया हम लोग, सेक्शन 139(1) क्या था? रिटर्न ऑफ नॉन प्रॉफिट हो रहा है जिसका, नॉर्मल रिटर्न, लॉस नहीं, लॉस कर लो 139(3) में। तो द फॉलोइंग लॉसेस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इफ द रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट सबमिटेड विद इन टाइम। तो विद इन टाइम अगर लॉस रिटर्न तुम सबमिट नहीं किया, फाइल नहीं किया, तो ये सब लॉस को तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। जैसे कि सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर जो हम लोग किए थे वहाँ पे याद था, बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस 4 साल, बिजनेस लॉस 8 साल, कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे थे। ओनिंग मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्स 4 साल। तो क्यों कर पा रहे थे? बिकॉज वो अगर 139(3) में रिटर्न फाइल किया होगा, अगर रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो नुकसान हो जाएगा ना तुम्हारा। कैरी फॉरवर्ड से बेनिफिट क्या होता है? सपोज इस साल मेरा लॉस हुआ, चलो इस साल हम सेटअप नहीं कर पाए प्रॉफिट के साथ, अगले साल लिखे, अगले साल मेरा प्रॉफिट हुआ तो पिछले साल का जो मेरा लॉस हुआ था उसके साथ सेटअप कर सकते हैं हम, हाँ कि नहीं? वो भी सेटअप जो होता है नेक्स्ट ईयर से करेंट अपने हेड के साथ होता है, पहले साल किसी का भी हेड के साथ कर सकता है, सब्जेक्ट टू 2 एक्सेप्शन जो हम लोग डिस्कस किए थे, याद होगा तुम लोगों को। जैसे कि तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो सॉरी सैलरी का, बिजनेस सैलरी का इससे तुम्हारा इसका लॉस नहीं होता, हाउस प्रॉपर्टी का मार्च होते हैं। कैपिटल लॉस जैसे कैपिटल गेन से करना है, तो वो सब जो एक्सेप्शन था। तो कौन कौन सा लॉस तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तुम लॉस रिटर्न नहीं करेगा तो बिजनेस लॉस। तो दैट मीन्स अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, लॉस आ रहा है भाई, करना ज़रूरी है, ठीक है। कैपिटल लॉस भी, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये 3 लॉस तभी तुम कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा अगर तुम रिटर्न फाइल किया होगा तो, ठीक है, अदरवाइज तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स सर अगर मेरा हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है तो यस वो तुम सेटअप कर सकता है, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट ये 3 लॉस तुमको नहीं सेटअप कर सकता है, ठीक है। बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस और ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्स। एग्जाम्पल ये देखो, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो मेरा 1 लाख, अगर सपोज हम रिटर्न फाइल नहीं करते तो क्या अगले साल इसको सेटअप कर सकते? उससे हाँ कर सकते, पर बिजनेस लॉस नहीं कर सकते, कैपिटल लॉस नहीं कर सकते, इसलिए हमको इसका रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन यस सर वो कर सकते हैं, मना तो नहीं किया, मना जिसको कि वही नहीं कर सकते। यहाँ पे वही बोल रहा है, सपोज प्रीवियस ईयर 22 में ही फाइल्स इज रिटर्न ऑन 30 नवंबर, तो इन दिस केस ये कौन है? मिस्टर एक्स है ना, उसका ड्यू डेट क्या था? इन केस ऑफ इंडिविजुअल नॉर्मली ड्यू डेट क्या होता है? 31 जुलाई। अगर उसका रिटर्न टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं 31 जुलाई होता तो वो एक कब किया है? नवंबर में किया, तो टाइमली तो नहीं किया, तो टाइमली अगर नहीं किया, टाइमली करना चाहिए था विद इन टाइम, तो उसको ये सब इसका नहीं मिलेगा, बिजनेस लॉस का नहीं मिलेगा, कैपिटल लॉस का नहीं मिलेगा, राइट। इन दिस केस रिटर्न फाइलिंग डेट दिस इतना होना चाहिए था, हाउएवर ही हैज फाइल इज रिटन आफ्टर द प्रेस्क्राइब डेट के बाद किया, देयरफॉर हाउस प्रॉपर्टी विल लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट कैपिटल लॉस एंड बिजनेस लॉस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा,
ठीक है, समझ में आया? तो रिटर्न क्यों फाइल करना है, एक क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, रिटर्न क्यों फाइल करना है, नहीं करेगा तो ये सब बेनिफिट तुमको नहीं फिर मिलेगा। पूरा टैक्स कैलकुलेट हो गया, टोटल टैक्सेबल अमाउंट, उसके बाद रिटर्न फाइल करना हाँ, साल एंड हो उसके बाद ही तुम इनकम असेसमेंट किया, कैलकुलेट फाइल, रिटर्न फाइल कर। ओके, अब सर बिलेटेड रिटर्न सपोज क्या हुआ, हो सकता है हम भूल गए या फिर कोई भी ऐसा सिनेरियो था कि मेरा रिटर्न फाइल नहीं हो पाया, मैं मोस्ट ऑफ द सब भूल जाता है तभी रिटर्न फाइल नहीं हो पाया, तो बिलेटेड रिटर्न सर क्या लेट करके रिटर्न फाइल कर सकते? यस कर सकते हो तुम 139 सबसेक्शन 4 में, और उसका भी एक फाइन तो लगेगा, पेनल्टी लगेगा, उसका भी एक ड्यू डेट है लास्ट, उससे उस इतना तुमको लेट कर सकते हो, इससे भी ज़्यादा लेट मत कर दो। तो यहाँ पे क्या दिया है टाइम लिमिट देखो, तब एनी, यहाँ पे एनी वर्ड लिखा हुआ ना वो, एनी, ये तुम्हारा होगा एनी पर्सन who has not furnished a return within the time allowed to him under section 139(1), क्या टाइम था वही 31 अक्टूबर 31 जुलाई 30 नवंबर था ना ये टाइम, अलग अलग सिनेरियो में, ठीक है। देन ही मे फर्निश द रिटर्न of any previous year at any time but before 3 months prior to the end of the relevant assessment year। relevant assessment year का मतलब क्या, सपोज प्रीवियस ईयर अगर 22-23 है, उसका असेसमेंट ईयर क्या है 23-24, तो उसका एंड कब होगा 31 मार्च 2024, तो उसका 3 महीना पहले, दैट इज क्या है 31 दिसंबर, हाँ कि नहीं? और यहाँ क्या लिखा, और ये वर्ड ये क्या लिखा हुआ देखो तुम, यहाँ पूरा आया नहीं है, बिफोर, अच्छा, और बिफोर द कंप्लीशन, अच्छा ये बिफोर वर्ड है, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। असेसमेंट में क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी कभी तुम्हारा रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारा फाइल को स्क्रूटनी करता है, तुमने रिटर्न फाइल किया, तुम अपना सेल्फ असेसमेंट किया, तुम अपना मर्जी, तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको ट्रस्ट किया कि हाँ तुम अपने हिसाब से तुम कैलकुलेट किया इनकम, तो तुम टैक्स सही किया होगा। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या होता है, कुछ कुछ केस को डाउटफुल मैनर में उन्हें उठाता है स्क्रूटनी के लिए, देखा कि नहीं तुम गलत रिटर्न फाइल किया, कुछ चीज़ को तुम्हारा पास इनकम तुम जानबूझ के दिखाया नहीं, तुम्हारा ब्लैक मनी बहुत है, तुम दिखाया नहीं वहाँ पे इनकम में, तो इस केस में तुम्हारा असेसमेंट हुआ। अब असेसमेंट अगर पहले असेसमेंट मतलब केस चला, अब केस क्लोज हो गया, तो असेसमेंट अगर कंप्लीट कर ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आइदर असेसमेंट कंप्लीशन कर पहले या फिर असेसमेंट ईयर खत्म होने का 3 महीना पहले, व्हिच एवर इज अर्लियर। अब सपोज तेरा केस को स्क्रूटनी किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो फाइनली असेसमेंट कंप्लीट किया 30 नवंबर 2023, तो तुम्हारा लिए डेट क्या होगा 31 दिसंबर या फिर 30 नवंबर, व्हिच एवर इज अर्लियर। इससे पहले तुम बिलेटेड रिटर्न जो भी करने का तुम कर लो, ठीक है। अगर असेसमेंट हुआ तेरा वाला फाइल का, तो उस असेसमेंट या फिर ये व्हिच एवर इज अर्लियर। अगर असेसमेंट नहीं हुआ तो 31 दिसंबर तेरा पास टाइम है अभी, तुम अगर रिटर्न फाइल सपोज तेरा पास टाइम था 30 अक्टूबर नहीं फाइल किया, 31 जुलाई वाला नहीं किया, 30 अक्टूबर, तीनों अलग अलग सीन है, तो ड्यू डेट ओवर हो गया, तो क्या हम बिलेटेड लेट करके भी रिटर्न फाइल कर सकते? यस कर सकता है, उस असेसमेंट ईयर खत्म होने का 3 महीना पहले तक, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट, दैट इज क्या हो 31 दिसंबर नॉर्मली हो रहा है, ठीक है। और वो भी नहीं अगर खत्म और तुम फाइल नहीं कर पाओगे, लग जाएगा अच्छा खासा। अब क्या है तुम्हारा, अगर तुम्हारा केस स्क्रूटनी चल रहा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारा असेसमेंट किया होगा, तो असेसमेंट कंप्लीशन व्हिच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज प्रीवियस ईयर 22-23 से मिस्टर एक्स डिड नॉट फाइल इज रिटर्न विद इन ड्यू डेट, तो असेसिंग ऑफिसर को हम बोलते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, जो तुम्हारे इनकम असेस करता है। असेसिंग ऑफिसर मतलब तुम्हारा इनकम, जैसे कि इनकम टैक्स का अलग अलग जोन होता है, सर्कल होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो वो तुम्हारे इनकम का असेसमेंट किया 1/11/2023 में असेसमेंट कर लिया फाइनल, तो तुम्हारे लिए डेट क्या था 31 दिसंबर या फिर 1/11 व्हिच एवर इज अर्लियर, दैट इज मैक्सिमम इस दिन का अंदर ही करना चाहता, बट तुम कब किया 5/12 को किया। इज इट पॉसिबल? नो पॉसिबल है। तुम 5/12 मतलब तुम तो बोला सर 31 दिसंबर का अंदर ही करे, बट तुम्हारा असेसमेंट पहले हो गया, तो व्हिच एवर इज अर्लियर 31 दिसंबर या फिर असेसमेंट का कंप्लीशन डेट उससे पहले होना चाहिए था, तो उससे एस्टिमेट कैसे किया इनकम? उसके पास सब डेटा रहता है तुम्हारे पास, तो इतना जो इनकम टैक्स का रेट कैसे मारता है? तो इसमें मेरा क्या मतलब प्रॉब्लम है कि वो पहले कर दिया, तुम तो फाइल ही नहीं किया, तुम रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया?
इसका मतलब तुम रिटर्न फाइल नहीं किया मतलब तुम्हारा हिसाब से तुम्हारा इनकम टैक्सेबल नहीं है। इफ़ यू आर नॉट फाइलिंग योर रिटर्न विद इन टाइम, दैट मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या अज्यूम करेगा, तुमको लगता है तुम्हारा इनकम टैक्सेबल नहीं है तो तुम्हारा बैंक का ट्रांजेक्शन देखा हो, उसे सब पर जितना क्रेडिट हुआ, क्रेडिट मतलब तेरा इनकम, बाद में वो जस्टिफिकेशन देने पर क्रेडिट हुआ तो क्या पर्पज़ के लिए, कहाँ से आया नहीं आया, तो उठा लिया अपने बैंक स्टेटमेंट से। अभी तो सब जगह से इन्फॉर्मेशन आ जाता है कहाँ कहाँ से। अगर कैश ट्रांजेक्शन किया हुआ तो बच जाएगा, ब्लैक मनी हो गया वो, अगर बैंक का थ्रू से हुआ होगा तो सब पता चल जाएगा उसको। तो कर लिया इनकम असेसमेंट कि तुम्हारा मेरा इनकम टैक्स के हिसाब से इतना इनकम होना चाहिए। सपोज 5 लाख तुम्हारा इनकम होता है, तुम्हारा उस हिसाब से इतना टैक्स बनता है, तुम तो किया ही नहीं, बस ऐसे तुमको इतना टैक्स देने पड़ेगा, नहीं दिया तो फिर तुमको और पेनल्टी इंटरेस्ट लगा देगा फिर। ठीक है, ये नहीं करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्या नहीं करते थे? ऑफिसर एस्टीमेट नहीं करता ये डेट नहीं करता तो तुम 5-12 तक कर दिया, हाँ तो तुम जो इनकम किया है, ठीक है, तो बस ये तुम्हारा इन है। इसके बाद भी तो ऑफिसर कर सकता है। ये जो असेसमेंट है अभी हम कराएंगे, इसके बाद असेसमेंट चैप्टर, उसका भी टाइम लिमिट रहता है कि तुम अगर सब हम एक इनकम फाइल करते शांत टेंशन फ्री हो गए, नो अभी फाइल ओपन है, कोई भी टाइम इनकम है तो ऑफिस उसको उठा के असेसमेंट कर सकता है, स्टूडेंट नहीं कर सकता। तो उस केस में हमको कब तक हो जाना चाहिए था भाई, 1/11 तक हो जाना चाहिए था, बट हम लेट करके किए यहाँ पे पॉसिबल। रिटर्न फाइल हम नहीं कर सकते, अलाउ ही नहीं करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको। फॉर दिस प्रीवियस ईयर 31 मार्च एंड कब, द लास्ट डेट ऑफ बिलेटेड रिटर्न क्या था 31 दिसंबर 2023। असेसमेंट ईयर जब खत्म होगा उसका 3 महीना पहले। अरे यार बट वन assessment has been completed, then belated return cannot be filed in this। ऑब्वियस बात है, तुम्हारा असेसमेंट हो गया, फाइल क्लोज हो गया, अब तुम रिटर्न क्या फाइल करें, क्या करेगा, जो लेने का तुमको टैक्स दे दिया, तुमको पेनल्टी इंटरेस्ट देने पड़ेगा। असेसमेंट से पहले तो अपना रिटर्न को ये कर लो, या 31 दिसंबर उच्च वाली कर लिया। तो नॉर्मल रिटर्न का हिसाब से जाए तो 139(1), लॉस रिटर्न 139(3), सेक्शन याद रखना है, बिलेटेड रिटर्न 139(4). नॉर्मल का टाइम लिमिट क्या है, रिटर्न नॉर्मल रिटर्न फाइल का ड्यू डेट क्या है 31 अक्टूबर है कंपनी के लिए। बेसिकली अगर टैक्स ऑर्डर एप्लीकेबल है तो चाहे इंडिविजुअल इशू जो भी रहे उसके लिए 31 अक्टूबर, नहीं अगर के 31 जुलाई। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन तुम कर रहे हो तो 30 नवंबर। अगर तुम रिटर्न टाइम में नहीं फाइल किया तो पास टाइम है बिलेटेड रिटर्न का, बट 31 दिसंबर, या फिर तुम्हारा केस अगर स्क्रूटनी में उठा लिया तो असेसमेंट से पहले, उससे बड़ी सारी है। हो सकता है असेसमेंट बाद में हुआ, 31 दिसंबर पहले हो गया तो 31 दिसंबर से पहले। क्या लॉस रिटर्न भी करना जरूरी है? करना जरूरी है, अगर नहीं करेगा तो कुछ बेनिफिट तुमको नहीं मिलेगा। क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा बोलो? बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, OMR, ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्स, उसका लॉस तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, बट हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो तुम, ऐसे भी पॉसिबल, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड ऐसे भी कर सकता है तुम, वैसे भी कर सकता है। ठीक है, अब सर रिवाइज रिटर्न, अब रिटर्न फाइल की हमको लगा रिटर्न में कुछ गलती हो गई मेरा, क्या रिवाइज कर सकते हैं? यस, रिवाइज रिटर्न का भी टाइम है, सेम टाइम लिमिट है, वहाँ भी जो बिलेटेड रिटर्न का है सेम तुम्हारा रिवाइज रिटर्न का भी है। इफ एनी पर्सन हैविंग फर्निश अ रिटर्न, और एक चीज़, रिवाइज रिटर्न कब करेगा? ये नॉर्मल वाला था 139(1) वाला, या फिर बिलेटेड रिटर्न हुआ होगा तो 139(1) या फिर 139(4) में तुमको दिखा कि तुमसे कुछ छूट गया, हो सकता तुम गलती से कोई एग्जाम्पशन क्लेम ही नहीं किया, कोई रिडक्शन लिया नहीं, या फिर कुछ इनकम तुम डिस्क्लोज करने भूल गया, या फिर एनी रॉन्ग स्टेटमेंट तुम किया, वट एवर इट इज़। बेसिकली मिस्टेक्स जो है इंटेंशनल नहीं था, अनइंटेंशनल मिस्टेक था। ही मे फर्निश अ रिवाइज रिटर्न एट एनी टाइम बिफोर द 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट, दैट इज 31 दिसंबर से पहले, आगे नहीं 3 महीना पहले में 31 दिसंबर, या फिर तुम्हारा असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले कुछ बड़ी साल लिया, असेसमेंट हो गया तो रिवाइज नहीं कर पाएगा। असेसमेंट हो गया तो तुम रिटर्न भी, बिलेटेड रिटर्न भी नहीं कर पाएगा तुम, या फिर तुम्हारा रिवाइज रिटर्न भी तुम नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिकर आउट नहीं हो रहा। So revised return can be filed only if SEC discover any omissions या फिर wrong statement in the original return filing। While omission means unintentional act, okay, जानबूझ के तुम किया है तो नहीं हो पाएगा। चलो ये 142(1) वाला एक रिटर्न है, वो बाद में बताएंगे। नेक्स्ट
बिलेटेड रिटर्न तुम रिवाइज कर सकता है, यस कर सकते हैं, टाइम है मेरे पास 31 दिसंबर, या फिर असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले। रिवाइज का बात कर रहा है, रिवाइज रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, यस रिवाइज रिटर्न तुम अगेन एंड अगेन रिवाइज कर, बट वही भाई टाइम लिमिट के अंदर। हम एक बार रिवाइज कर फिर वो बता रहे और गलती होगा, अभी टाइम है मेरे पास 31 दिसंबर या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट से पहले, तो फिर से तुम कर सकते हैं। ओरिजिनल रिटर्न फाइल विद इन ड्यू डेट, असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन टोटल इनकम ऑन 1/12/2023 को, मतलब तुम्हारा असेसमेंट कब किया असेसिंग ऑफिसर 1/12/2023 को। अब ऐसे ही बोल रहा है कि भाई हम 15/12 को रिवाइज रिटर्न करना चाहते हैं, पॉसिबल है? नो। असेसमेंट हो गया तो बिलेट रिटर्न भी जैसे नहीं कर सकता तो रिवाइज रिटर्न भी नहीं कर सकता। देयर इज एन इंटेंशनल मिस्टेक, क्या वो कर सकता है रिवाइज रिटर्न? नो। टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, जो टैक्स फाइल करता है ना, टीआरपी के एग्जाम देने पड़ता है, उसके बारे में यहाँ पे। हु कैन एक्ट एज अ टीआरपी, कोई भी बीकॉम ग्रेजुएट भी एक टीआरपी का एग्जाम पास करके एज अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के हिसाब से वो काम कर सकता है। एनी इंडिविजुअल होल्डिंग ग्रेजुएट डिग्री, एंड एक थ्योरी है, कभी क्वेश्चन आता नहीं है, जैसे ऐसे रीड कर लेना, जस्ट रीड। एनी इंडिविजुअल होल्डिंग ग्रेजुएट डिग्री एंड टीआरपी सर्टिफिकेट, टीआरपी जो एग्ज़ाम होता है इनकम टैक्स का फॉर रिटर्न पर्पस के लिए, एक्सेप्ट चार्टर अकाउंटेंट एंड पर्सनस एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन सिविल कोड, उसको छोड़ के वो नहीं दे सकता, चार्टर अकाउंट तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसको टीआरपी बनने का ज़रूरत क्या है? प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्दर एन ऑफिसर ऑफ अ बैंक cannot act as a TRP of a person who has his current account a regular dealing with that bank. Whose return can be prepared by TRP? टैक्स रिटर्न प्रिपेयर किसका रिटर्न बना सकता है? इंडिविजुअल का बना सकता है, HUF का, अदर देन नॉन रेसिडेंट, अगर कोई NRI है तो उसका नहीं करेगा, और फिर SEC जिसको टैक्स ऑडिट कराना है उसका बना सकता है TRP। Which return can be prepared by TRP? Only return under section 139, रिवाइज रिटर्न फ्री वाइज रिटर्न सब नहीं, नॉर्मल वाला जो विदिन टाइम जो रिटर्न फाइल करेगा वो वाला। Whether return TRP can be prepared, whether TRP can prepare the following return, revised return, yes कर सकता है, only if original return has been filed by TRP, अगर TRP खुद किया है तो वो कर सकता है। रिटर्न अंडर सेक्शन, ये जो नोटिस वाला इनकम टैक्स का है वो सब नहीं कर सकता हूँ। 139 से रिलेटेड जो सब रिटर्न है 139(1), 139 लॉज वाला 3, 139(4) एंड 139(5) वाला जो था तुम्हारा वो कर सकते हो। एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज और इंटरमीडिएट लेवल पास किया है, ठीक है, ही कैन एक्ट एज अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। डिफेक्टिव रिटर्न, सर रिटर्न डिफेक्टिव कब हो सकता है? रिटर्न इज सेट टू बी डिफेक्टिव, मैं तो रिटर्न फाइल किया बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला आउट हो गया, कौन? जितेश शर्मा। रिटर्न इज फाइल्ड टू बी डिफेक्टिव इफ द स्टेटमेंट्स, कॉलम्स, एनेक्चर इन द रिटर्न आर नॉट प्रॉपर्ली फिल्ड अप, तुम सही से फिलअप नहीं किया। एंड फिल्ड अप इन सच केसेस द असेसिंग ऑफिसर, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर गिव टाइम्स टू SSC टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 15 डेज के अंदर, भाई तुम ठीक करो, तुम्हारे पास आ जाता है मेल। इफ द डिफेक्ट इज रेक्टिफाइड तब ठीक है, इट्स अ वैलिड रिटर्न, अगर नहीं रेक्टिफाई किया उस टाइम के अंदर तो इनवैलिड रिटर्न हो जाएगा। इफ द रिटर्न इज अनसाइंड इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव रिटर्न बट इट ऑलवेज अ इनवैलिड रिटर्न, तुम साइन नहीं किया उसमें, साइन मतलब वहाँ पे डिजिटल साइन का रहता है, जैसे कभी क्या ई वेरीफाई कराने पड़ते हैं ना, ई साइन तुम्हारा अगर डेबिट कार्ड का थ्रू से या फिर बैंक अकाउंट का थ्रू से, आधार कार्ड का थ्रू से ई वेरीफाई कराने पड़ता है। A return cannot be defective merely because self-assessment tax interest has not been paid, ऐसा नहीं कि डिफेक्टिव नहीं होगा। सपोज तुम रिटर्न कैलकुलेट कर लिया और रिटर्न फाइल भी कर दिया बट अभी तो तुम जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स अभी तो पे नहीं किया, तो उसको हम डिफेक्टिव रिटर्न नहीं बोल सकते। अब एट प्रेजेंट नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड, फिलहाल अभी क्या होता है कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करने का जरूरत नहीं पड़ता, पहले का ज़माना में जब हाथ से सब होता था ना तब ज़रूरत पड़ता था, बट अगर असेसिंग ऑफिसर को लगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स को देने पड़ेगा, नहीं दिया तो फिर उसको तुम डिफॉल्ट पे कर देगा। मैनर ऑफ फाइलिंग रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर्स, किसके लिए? जैसे कि अगर हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं हम लोग को डिजिटल सिग्नेचर का ज़रूरत नहीं पड़ता, बट कुछ केस में डिजिटल सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ता है। किसका केस में? अगर कोई फर्म का, कोई इंडिविजुअल का, HUF का, जिसके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है,
उसको डिजिटली सिग्नेचर साइन का थ्रू से करने पड़ता है, डीएससी, तो उसका डीएससी बनाने पड़ता है। कोई कंपनी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की, तो उसको डिजिटली साइन भी होना चाहिए उसके लिए। और अदर केसेस में क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर और ट्रांसमिटिंग द डेटा इन द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली अंडर इलेक्ट्रॉनिक जो हम लोग करते हैं ना, ई वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन करते हैं। ट्रांसमिट द डेटा इन द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयर फॉर सबमिटिंग ITR फाइल जो सबमिट करते हैं हम लोग। पर रिटर्न फाइल करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट रहता है, उसको ITR 5 बोलते हैं, उसको हम लोग ई वेरीफाई करने के बाद जनरेट होता है। पहले क्या होता था, ITR 5 को फिजिकली भेजने पड़ता था किसी बैंगलोर में, अभी सब ऑनलाइन ही तुम्हारा हो जाता है, भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ता अगर तुम ई वेरिफिकेशन कर लिया तो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ तक कोई डाउट है? क्या बोला, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट फाइल इस रिटर्न। कौन सा सिनेरियो में तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? जब भी रिटर्न फाइल करने पड़ता है, जब हम एक अभी रिटर्न दिखाएंगे 3-4 का, आज हो गया तो अच्छा, नहीं तो कल नेक्स्ट क्लास में, तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करता है, वहाँ पे बताने पड़ता है रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है भाई। तो सपोज तुम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, बट क्या है ना, तुम्हारा सपोज तुम्हारा एग्जेम्प्टेड इनकम भी तुम्हारा कम था, बट तुम्हारे फॉरेन में कोई एसेट लोकेटेड है, तो तुम्हारा केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज़ नॉट टू फंड इस रिटर्न अंडर सेक्शन 113(1), क्यों? बिकॉज तुम्हारा टोटल इनकम लिमिट का अंदर है। शैल हैव टू फर्निश इस रिटर्न ऑफ लॉस बोलो या फिर नॉर्मल रिटर्न ऑफ इनकम बोलो, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट एज प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 139(1) इफ़ एनी ऑफ दी कंडीशन इज सेटिस्फाइड। वो जो था ये तो था ही, ये तो नॉर्मल था ही, प्लस अगर ये सब भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कंडीशंस था, तुम्हारा कोई एसेट है, यू आर होल्डिंग एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सपोज ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा कोई एसेट है, चाहे तुम्हारा नाम में है पर या फिर तुम एक बेनिफिशियल ओनर हो, तो तुमको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। माना कि रिटर्न लॉस है, तब भी तुमको दिखाना है, उसमें तुमको बताने पड़ेगा फॉरेन प्रॉपर्टी है, एनेक्चर रहता है। एंड हैज़ साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर तुम्हारा कुछ अकाउंट है, सपोज स्विस बैंक में तेरा अकाउंट है, साइनिंग अथॉरिटी है, तुम करने पड़ेगा रिटर्न फाइल। और इज़ अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट, तुम बेनिफिशियरी हो कोई एसेट का लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इन तीनों केस में तुमको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। वो अगर फुलफिल नहीं हुआ तो इसमें से होगा तो फिर भी करना पड़ेगा। वहाँ पे तो एक सिचुएशन नहीं था ना, था क्या? वहाँ पे नहीं था ना, वहाँ तो 1 करोड़ से ऊपर करेंट अकाउंट था, टर्नओवर था बिजनेस का 60 लाख, प्रोफेशन में 10 लाख, सेविंग्स अकाउंट में कितना था? 50 लाख था तुम्हारा, TDS वाला 25,000 था, सीनियर सिटीजन में 50,000 वाला था, तो वो सब तो था ही। उसको छोड़ के ये भी अगर कोई कंडीशन आ गया, सपोज तुम्हारा उस हिसाब से वो सब कंडीशन भी तुम्हारा फुलफिल नहीं हुआ, तो तुम बोला तो रिटर्न नहीं फाइल, बट तुम्हारा अगर फॉरेन में एसेट है, ठीक है, एंड तुम्हारा साइनिंग अथॉरिटी है कोई इसमें अकाउंट, बैंक अकाउंट, या फिर तुम बेनिफिशियरी हो कोई एसेट का, तो तुमको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। However, where income arising from such asset is includable in the income of the person referred to in AB, सपोज तुम कोई बेनिफिशियरी थे, बट ओनर कौन कोई और है, और वो अगर इस एसेट का इनकम दिखा चुका है, तो तुम फाइल करने का ज़रूरत नहीं। मिस्टर एक्स, केस 1, केस 2। केस 1 क्या था? कैपिटल गेन हुआ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। और कुछ है, कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड अब्रॉड एज बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। तो इस केस में नहीं है, तो इसको 2.5 लाख से कम है, तो इसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट केस नंबर 2 में सपोज यहाँ पे इनकम ही नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर है, तो यहाँ पे इसको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। अगर ये रिटर्न फाइल कर दिया बेनिफिशियल होगा, तो जो असली ओनर है उसको नहीं करना पड़ेगा। इनकम दिखा के कर दिया तो करने, बेनिफिशियल ओनर का कर दिया, बेनिफिशियरी को ज़रूरत नहीं करने। बेनिफिशियल ओनर अलग है, बेनिफिशियरी अलग है। अच्छा, ये सब तो छोड़ दो, यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स टू बी प्रिस्क्राइब इन इनकम टैक्स फॉर्म में क्या क्या तुम्हारा रहता है, वो तो हम डायरेक्ट फॉर्म ही बता देंगे। वो यहाँ पे बोल रहा है बैंक अकाउंट, ये वो तो डायरेक्ट हम फॉर्म में डिस्कस करेंगे, तो छोड़ दो। पैन अकाउंट नंबर सेक्शन, वो कब तुमको पैन अप्लाई करना कंपलसरी है।
फॉलोइंग पर्सन, पैन और आधार का लिंकिंग कर लिया ना, अदरवाइज पैसा काटेगा, काट भी रहा होगा शायद 1000 रुपये ने कितना। फॉलोइंग पर्सन मस्ट अप्लाई फॉर पैन कब? इफ़ टोटल इनकम एक्सीड करता है मैक्सिमम एग्जीम्पशन लिमिट 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख, तो तुमको पैन कर लेना भाई 31 मई से पहले। सपोज अभी तक सपोज तुम स्टूडेंट था तो तुम्हारा कोई इनकम है, तुम पैन नहीं भी किया तो चल जाएगा, पर तुमको जॉब मिल गया, इसी साल तुम्हारा इनकम 2.5 लाख से ऊपर आ गया, तो तुमको अगले साल नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर का 31 मई के अंदर पैन अप्लाई हो जाना चाहिए। या फिर तुम कोई बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो, जिसका टोटल सेल टर्नओवर वगैरह कितना है 5 लाख से ऊपर है, तो पैन नंबर उसी साल का एंड तक हो जाना चाहिए। ठीक है, ये प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है किसी को भी गाइडेंस देने के लिए कब पैन अप्लाई करना है नहीं करना है। ठीक है, दूसरा हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है रिटर्न फाइल करना है तो उसको भी चाहिए, चैरिटेबल ट्रस्ट का भी पैन नंबर चाहिए। अगर कोई रेसिडेंट है अदर देन इंडिविजुअल, ठीक है, विच एंटर्स इनटू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एन अमाउंट इतना 2.5 लाख से ऊपर कोई ट्रांजेक्शन तुम किया है तो तुमको पैन अप्लाई करना मस्ट है। अ पर्सन हु इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर हो, डायरेक्टर है, ऑथर वगैरह वगैरह जो भी है उसको भी करने पड़ेगा यहाँ पे। और हु इंटेंस टू एंटर इनटू सच ट्रांजेक्शन एज इन प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो उसके केस में भी है। तो एक तो तुम्हारा एग्जाम्पशन लिमिट वाला कहानी है, दूसरा बिजनेस कर रहे हैं तो टर्नओवर 5 लाख से ऊपर, रेसिडेंट है इंडिविजुअल छोड़ के बाकी केस में कोई ट्रांजेक्शन तुम ऐसा करा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई भी टाइप का, सपोज बैंक में पैसा जमा करा कुछ भी, ठीक है। कहाँ कहाँ पैन कोड करना कंपलसरी है? कोई भी सेल परचेस ऑफ मोटर व्हीकल्स ये सब रीड कर लेना तुम लोग, ठीक है। डीमैट अकाउंट, कैश पेमेंट टू होटल 50,000 से ऊपर तुम कैश पेमेंट किया, ठीक है। कैश पेमेंट इन कंडीशन ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्री वगैरह, तो ये सब जगह में पैन कोड करना कंपलसरी है। एक जस्ट रीड कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हम वहाँ पे देख लेते हैं। ये सब तो पता ही है, सेविंग्स अकाउंट में तो चाहिए होता है हम लोगों को, चाहे आरडी हो एफडी हो, सेविंग्स अकाउंट में चाहिए। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो बिना पैन कार्ड का मिलेगा ही नहीं, ठीक है। डीमैट अकाउंट मतलब जो शेयर ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ भी पैन कार्ड चाहिए। म्यूचुअल फंड चाहिए होगा 50 से ऊपर अगर करेंगे तो। डिवेंचर बॉन्ड 50 से ऊपर चाहिए होगा। अगर आरबीआई में कुछ हम परचेस करें, कुछ पेमेंट करें तो चाहिए होगा। कैश डिपॉजिट करें बैंक में, पोस्ट ऑफिस 50 से ऊपर, सबको पता ही है हमको पैन कोड करना ही पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। या फिर कोई टाइम 50 से ऊपर तुम एफडी वगैरह टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी आरडी वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे भी पैन चाहिए होगा। पेमेंट इन कैश डीडी वगैरह वगैरह फॉर 1 और मोर, तो 50 से ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होता है बैंक में सब में से तुमको करना ही है तुमको वहाँ पे। उसके बाद कोई भी अगर सेल और परचेस ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तुमको इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड बिल्डिंग तुम सेल किया है या फिर परचेस कर रहे हैं, अगर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और वैल्यू ऑफ स्टैम्प वैल्यू अगर 10 लाख से ऊपर है तो कोड करना कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा, पर सेल और परचेस बाय एनी पर्सन गुड्स और सर्विसेज फॉर एनी नेचर, जो ऊपर कवर नहीं है 2 लाख से ऊपर अगर पर ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे पैन कोड करना कंपलसरी है। नॉर्मली बिल में सबका रहता ही, अगर कोई बिजनेस करे बिल में सबका पैन नंबर रहता है ना। वैसे इंडिविजुअल का बोल रहा है पैन मतलब इंडिविजुअल नहीं, सबका है यहाँ पे, ये कोई इंडिविजुअल कंपनी सब। ये आधार नंबर वाला, ओके। ये क्या तुम्हारा कोडिंग ऑफ आधार है कि आधार कहाँ पे कोड करना ज़रूरी, ये सब थ्योरेटिकल पर्पस के लिए एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पस के लिए। नाउ वेरीफाइंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न कौन वेरीफाई कर सकता है? जैसे कि है ना रिटर्न वेरीफाई करना पड़ता है, मतलब रिटर्न जब फाइल करती है वेरिफिकेशन होता है तो कौन रिटर्न वेरीफाई कर सकता है? इंडिविजुअल है तो ठीक है हम ही करेंगे, अगर हम इंडिविजुअल अपना रिटर्न फाइल करें तो हमको अपने करने होगा। इंडिविजुअल है तो वायर ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, अगर इंडिया में नहीं है वो तो रिटर्न तो बाहर जाके तो करने से होगा नहीं उसको, तो बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ और ऑथराइज पर्सन करेगा वो। और अगर मेंटली इनकैपेबल है उसका गार्जियन करेगा, कोई वेरीफाई करेगा मतलब ई वेरिफिकेशन करने पड़ता है रिटर्न को, अभी हम बताएंगे जब हम रिटर्न का एक करेंगे ना।
HUF है तो उसका कर्ता करेगा, फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर करेगा, LLP है तो उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा, कंपनी है तो MD वगैरह करेगा, ठीक है। रिटर्न का वेरिफिकेशन होता है। लोकल अथॉरिटी है उसका भी रिटर्न फॉर द प्रिंसिपल ऑफिसर्स करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम सेल्फ असेसमेंट में। सेल्फ असेसमेंट ये जो तुम बोल रहे थे, तुम जो जैसे कि अगर हम खुद से जब इनकम टैक्स कैलकुलेशन करके इनकम कैलकुलेट करके ये रिटर्न फाइल करें, दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ असेसमेंट। मतलब हम खुद अपना इनकम को असेसमेंट किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं किया। असेस करना मतलब इनकम कैलकुलेट करना, तो हम खुद अपने इनकम को असेस किए, कैलकुलेट किए एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किए, पेमेंट किए इनकम टैक्स, दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। सेक्शन वो जितना भी रिटर्न कोई फाइल करता है अपने से जो कर रहा है सब कुछ सेल्फ असेसमेंट करता है, सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, ठीक है। सो वेयर एनी टैक्स इज पेबल बाय द एसएससी ऑन द रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139, ये सब तो अभी कराए नहीं, जब हम कराएंगे तब बताएंगे। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द टैक्स ऑलरेडी पेड, दैट इज TDF, रिलीफ भी था वहाँ पे 89 वाला रिलीफ था, जैसे कि अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ता, अभी 7 लाख हो गया है, ठीक है। एनी टैक्स इंटरेस्ट वगैरह जो भी था सब कुछ लेके पेनल्टी वगैरह, ये जो चैप्टर है ये ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है। 234 ABC में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है देख लेना, एडवांस टैक्स बोल के, एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट बोल के, ठीक है। तो सपोज तुम इनकम कैलकुलेट किया तो हो सकता है तुम रिटर्न डिले करके फाइल किया या फिर एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं दिया था, तो उसका वजह से कुछ पेनल्टी वगैरह भी लग गया 234 ABC में या लगे, तो इन दैट केस जब तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, मेरा टैक्स लायबिलिटी होता है, सपोज मेरा टैक्स लायबिलिटी था 2 लाख, अब मेरा इंटरेस्ट लग गया रिटर्न डिले रिटर्न फाइल वगैरह करने के लिए, या फिर एडवांस टैक्स हम अगर टाइमली नहीं पे किए थे तो जो भी रीज़न 2,25,000 हो गया, ठीक है। तो मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना था? 2,25,000। अब हम सेल्फ एस्टिमेट टैक्स पे की कितना? 1,50,000। तो हम एडजस्ट किसके साथ करेंगे? सबसे पहले एडजस्टमेंट जो करेगा वो तुम्हारा पेनाल्टी इंटरेस्ट के साथ होगा, बाकी बैलेंस इसके साथ होगा, तुम्हारा टैक्स जो पेबल था। सेल्स में 2.5 लाख क्यों पे किए? कम पे किया, तेरा तुम्हारे पास नहीं था, नहीं पे कर पाया, बाद में तुम इससे इंटरेस्ट लग जाएगा, अच्छा वैसे कर सकते हैं, कम पे कर सकते हाँ बट इंटरेस्ट लगाएगा फिर। हैं। अगर किसी से करा रहे हैं, अगर कोई टैक्स कंसल्टेंट है तो भी सेल्स में ही उसको बोलते हैं। तब भी सेल्फ असेसमेंट ही हो, सब तो कोई कोई खुद करता है, जिसको नहीं आता किसी से करवाता है, तो तुम्हारा ही लॉगिन आईडी से करता है ना वो, कि अपना लॉगिन से कोई करता ही नहीं। तो थ्योरी इसका उतना सर क्वेश्चन बैंक में आओ। तो फिर अच्छा व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ बिलेटेड रिटर्न? अगर बिलेटेड रिटर्न हुआ होगा तो क्या होगा, क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है? एक तो सर उसे 234A में इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट चैप्टर जो है यूट्यूब में मेरा अपलोडेड देख लेना, ठीक है। प्लस रिटर्न तुम टाइमली फाइल नहीं किया तो उसकी वजह से क्या होगा, तुम कुछ लॉस को तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, डिडक्शन 10AA का नहीं मिलेगा। अगर तुम बिलेटेड रिटर्न नॉर्मल 10AA का रिडक्शन तभी मिलता है जब तुम टाइमली रिटर्न फाइल करते हो। बिलेटेड किया तुम 10AA बोल प्रोजेक्ट इनकम टैक्स था ना, कौन सा था जो एक्सपोर्ट वाला का जो मिलता था, अगर तुम से चाहिए हम बिजनेस वगैरह करें SEZ वगैरह में, ठीक है, लेट फी तो लगेगा ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट, एक सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर मतलब 80 साल से ऊपर, 80 साल या उससे ज़्यादा, एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है कितना? 3 लाख का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, आफ्टर गिविंग नील है, आफ्टर गिविंग एग्जेम्पशन ऑफ 2.84 देने के बाद उसका नील है। सो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कितना? 1 लाख है। विल ही बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न? क्या उस रिटर्न फाइल करने पड़ेगा? 5 लाख तक तो यही है। 5 लाख तक तो नहीं। उसका लिमिट कितना है? 5 लाख। 5 लाख, तो उसका लिमिट है 5 लाख। अब तुमको देखने पड़ेगा क्या उसका GTI चेक करना है। GTI क्या? बिफोर गिविंग एग्जेम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन, बट इज दैट मीन्स 3 लाख तो था ही मेरा इनकम। अब बोल रहा क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी नील हो गया, क्यों? बिकॉज हम 2.8 लाख जो है एग्जेम्पशन क्लेम किए,
तो अगर क्लेम नहीं करते कितना 2.8 होता, तो कितना हुआ 5.8, तो कितना है 5.8 है मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। GTI बोला है, ग्रॉस टोटल इनकम एग्जाम्शन से पहले, ठीक है, डिडक्शन से पहले, तो 5.8 है। तो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट कितना 5 लाख था, तो उससे ज़्यादा ही है ना, तो रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगा उसको, ठीक है। मिस्टर शुभम शशांक दुग्गर हैज़ फाइल्ड हिज रिटर्न ऑन 15 दिसंबर 2023। नॉर्मली इंडिविजुअल है तो उसका टाइम लिमिट क्या था 31 जुलाई। It is found later on that he has computed his income from capital gain without considering the benefit of indexation. Indexation का benefit नहीं लिया वो, मतलब बेचारा से गलती हो गया। Further, business income has also been computed erroneously. Business income भी गलती से गलत कैलकुलेट किया है। तो मिस्टर शशांक is willing to file a revised return, वो रिवाइज रिटर्न करना चाहते हैं। However, his consultant is of the view that same is not possible, ये पॉसिबल नहीं है। You are required to advise, will he be able to revise his return or carry forward or losses? क्या वो कर सकता है, बोलो। टाइम लिमिट क्या था रिवाइज रिटर्न? वो तो पहले ही बिल एडिट किया है। तो बिल एडिट किया है, तो रिवाइज रिटर्न, बिल एडिट मतलब क्या, टाइमली नहीं किया, हाँ बट रिवाइज रिटर्न क्या, रिटर्न फाइल करने के बाद फिर से वो रिवाइज करने मांगा, हाँ तो क्या कर सकता है। हाँ उसके बाद ड्यू डेट क्या था 3 महीना पहले 31 दिसंबर, और ये तो हुआ ही नहीं, उसका कंप्लीशन तो हुआ ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में कर सकता है, इट कैन बी रिवाइज बिकॉज उसका ओमिशंस हुआ, गलती हुआ है उससे, ठीक है। सो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर इंडिविजुअल नॉर्मली 31 जुलाई होता है, ठीक है, बट वो यहाँ पे क्या किया, बिलेटेड रिटर्न फाइल किया 139(4) में। टाइम था बिलेटेड रिटर्न का भी कितना 3 महीने पहले 31 दिसंबर, या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट whichever is earlier, तो टाइम था कर दिया। अब बाद में उसको गलती पता चला, तो क्या कैन ही रिवाइज, यस अगेन एंड अगेन रिवाइज हम लोग ये कर सकते हैं, कैन बी रिवाइज विद 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द डिलीवरी असेसमेंट ईयर, दैट इज 31 दिसंबर से पहले कर सकते हो। व्यवहार कैंसिल है। हाउएवर, अच्छा रिटर्न तो कर लिया रिवाइज रिटर्न, बट क्या यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड एडवाइस, विल इट विल रिवाइज तो कर सकता है, क्या कैरी फॉरवर्ड लॉस भी पॉसिबल है, नो। कैरी फॉरवर्ड लॉस के लिए टाइमली होना जरूरी था, राइट, तो टाइमली नहीं किया वो, तो कैपिटल लॉस और ओनिंग मेंटेनिंग हॉर्स रेस वाला जो है, रेस हॉर्स वाला, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। ये था स्टेट वेदर कोटिंग ऑफ पैन इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मैंडेटरी और नॉट, MCQ वगैरह आया था कभी कभी। क्या बोला है फर्स्ट वाला केस में, कैश पेमेंट किया होटल में 50,000 से ऊपर तो करने पड़ता है वहाँ पे, ठीक है, 50,000 से ऊपर, तो यहाँ पे 50,000 ही किया, तो पैन नहीं भी कोट करे तब भी चलेगा। मिस्टर अभिषेक इन वन ट्रांजेक्शन मेक्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1,20,000 फॉर सेल और बाई ऑफ सिक्योरिटीज़, तो वो कितना 2 लाख का 1 लाख का लिमिट था सिक्योरिटीज़ के लिए। यहाँ पे देखो पैन वाला में 1 लाख की लिमिट था, यहाँ पे कहाँ गया पैन का, पैन नंबर कोड कहाँ गया, सिक्योरिटीज़ 1 लाख का लिमिट था ना ये। तुम शेयर मार्केट में सेल परचेस कर रहे, शेयर्स का, सिक्योरिटीज़ का, डिवेंचर्स का, तो सबके लिए 1 लाख का था वहाँ पे पैन कोड। और ऐसे भी आजकल डीमैट अकाउंट बिना पैन का तो खुलता ही नहीं। पेमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड 70,000, तो म्यूचुअल फंड में लिमिट कितना था 50,000 का लिमिट था, तो वहाँ पे भी पैन चाहिए। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है, क्या है कि भाई बिजनेस लॉस से 9 लाख, इनकम फ्रॉम कैपिटल इन दिस रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड बिलेटेड, रिटर्न लेट कर फाइल किया, तो बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, राइट। क्या ना डिफेक्टिव रिटर्न भी रिवाइज, क्या डिफेक्टिव रिटर्न रिवाइज कर सकता है, रिटर्न में गलती था, हो सकता है इनवैलिड साइन नहीं था, कुछ अटैचमेंट नहीं था, डिफेक्टिव रिटर्न था, किया ही बिल एडिट करता होगा नहीं डिफेक्टिव रिटर्न क्या रिवाइज कर सकता है। रिवीजन कब पॉसिबल है, जब तुम्हारा गलती इंटेंशनल था नहीं था, अनइंटेंशनल था, ओमिशंस हुआ था, तो सो आ डिफेक्ट रिटर्न मस्ट फर्स्टली बी रेक्टिफाइड बाय, सबसे पहले डिफेक्ट है तो कुछ गलती है तो उसको पहले रेक्टिफाई करो, ओनली देन इट बिकम्स वैलिड रिटर्न एंड देन कैन बी क्या रिवाइज्ड। इफ इट इज़ नॉट रेक्टिफाइड अगर तुम नहीं किया विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, इट बिकम्स एन इनवैलिड रिटर्न एंड इनवैलिड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड। डिफेक्टिव रिटर्न है तो समय रहते रहते डिफेक्ट रिटर्न हुआ, तुम्हारे पास अभी भी रिटर्न फाइल का टाइम है, तो तुम उसको ठीक करो, पहले रिवाइज करो, ठीक करो, उसके बाद वैलिड हो जाएगा तो बस ठीक है।
इफेक्टिव तो मैंने एक्शन के बाद बोलेगा ना PPP वैसे नहीं। तुमको पहले भी तो पता चल सकता, तुमको खुद ही पता चल गया कि डिफेक्टिव है अपना। एक केस स्टडी है ऑन TDS एडवांस टैक्स इंटरेस्ट एंड रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। इसको पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। ये तुम लोग को होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको करके आना क्या है ये? केस स्टडी। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब इनकम टैक्स रिटर्न का जो साइट है, तुमको अगर जानना है ना, ये incometax.government.e वाला जो है साइट, ये पैन एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, तो TNSTL बोल के जो वेबसाइट है यहाँ पे, इनकम टैक्स इंडिया की फाइलिंग में भी हो जाता है। अच्छा, टैन नंबर किस लिए चाहिए होता है? जो टैक्स काटता है TDS, उसके लिए टैन नंबर चाहिए होता है। टैन का भी एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। दूसरा जो टाइप ऑफ फॉर्म, बहुत सारा फॉर्म था ना रिटर्न का, अब उससे ITR 1 है, ITR 2 है, ITR 3 है, ITR 4 है, 5, 6, 7, किसके लिए कौन सा है। हम अभी ऑनलाइन पे भी करवाएंगे, पहले यहाँ पे जो है इसको करवा देते हैं। तो ITR 1 किसके लिए है? बोलो। इंडिविजुअल्स के लिए है, जो कि ना एक रेसिडेंट है, उससे टोटल इनकम अप टू 50 लाख तक है। अगर तुम्हारा इनकम साल भर का इनकम 50 लाख तक है तो तुम ITR 1 फाइल कर सकते हो। तुम इंडिविजुअल हो, ठीक है, इंडिविजुअल हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तुम्हारा टोटल इनकम 50 लाख तक है। और इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा होगा? एक सैलरी से आ रहा होगा, एक से ज़्यादा, वन हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज़्यादा होगा तो फिर दूसरा रिटर्न, वन हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा होगा, और कुछ अदर सोर्सेज से हो सकता है। कुछ अदर सोर्स मतलब FD वगैरह हुआ, कुछ भी शेयर मार्केट से कमा रहा है, कुछ भी अदर सोर्सेज से, इंटरेस्ट वगैरह एक्सेट्रा। एंड एग्रीकल्चर इनकम है भी तो कितना, अप टू 5,000 रुपये तक है। 5,000 से ज़्यादा होगा तो फिर याद है वो एग्रीकल्चर नॉन इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में आ जाएगा। नॉट फॉर इंडिविजुअल हुज इज आइदर, और ये इंडिविजुअल एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि ना कोई कंपनी का डायरेक्टर फाइटर नहीं है, ठीक है। इन दैट केस वो ITR 1 फाइल कर सकता है। इन दैट केस ITR 1 फाइल कर सकता है। तो क्या क्या इनकम के लिए? सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस। बस अगर तुम्हारा इनकम, तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम का सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी वो भी एक है, उससे ज़्यादा नहीं, और अदर सोर्सेस है, नहीं तो उस टाइम ली थी, हाँ ली थी, तब वो ITR 1 फाइल कर सकता है। और एक चीज़, इसका सामने वाला का लिमिट मैक्सिमम इनकम कितना, 50 लाख तक होगा, तो अप टू 50 लाख। कैपिटल प्रोविजन नहीं है। कैपिटल का दूसरा रिटर्न फाइल करना हो, इस रिटर्न, ये रिटर्न फाइल करने से नहीं होगा, ठीक है। तो 50 लाख रुपया तक अगर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स का मिलाकर इनकम आ रहा होगा, और एग्रीकल्चर आ रहा भी तो कितना, 5,000 तक होगा, तो ITR 1 वो फाइल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ITR 2, रिटर्न कोई भी एक, ठीक है, ऐसा नहीं कि ITR 1 भी तुम कर लिया 2 भी, ऐसा नहीं होगा। अब ITR 2 किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए है। यहाँ पे देखो ओनली इंडिविजुअल्स था, यहाँ पे इंडिविजुअल एंड HUFs नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। PGPP का इनकम नहीं है, बट तुम इंडिविजुअल और HUF हो सकता है तुम्हारा इनकम है 60 लाख, सैलरी इनकम सब कुछ मिला के, तो तुमको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 50 लाख रुपये तक था, तो ITR 1 तुम नहीं करके ITR 2 तुम किए। कैपिटल रहेगा, कैपिटल वाला रहेगा। PGPP छोड़ के बाकी कुछ भी यहाँ पे ITR 2 में आ जाएगा, एक्सेप्ट PGPP, बाकी कोई भी हेड्स का इनकम हो, ठीक है। या फिर इसी में इवन तेरा सपोज सिर्फ सैलरी है, तुम्हारा इनकम 80 लाख होता है, तो तुमको ITR 2 ही फाइल करने पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया ITR 2? अब ITR 3, सर कोई इंडिविजुअल है, जैसे कि हम सपोज सैलरी के साथ साथ बिजनेस भी करते हैं, या फिर ओनली बिजनेस करते हैं। HUF है जिसका PGPP का इनकम है, उसके केस में ITR 3 बेसिकली बिजनेस प्रोफेशंस के लिए, मतलब अगर ओनली बिजनेस प्रोफेशन का तब ITR 3 प्लस दूसरा इनकम के साथ भी तुम्हारा बिजनेस है तब भी ITR 3, मतलब तेरा सैलरी इनकम भी है, अदर सोर्स भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, उसके साथ बिजनेस भी तुम करते हैं। सपोज तुम्हारा कैपिटल गेन भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है एंड बिजनेस भी है, तो ITR 3 में जाने पड़ेगा तुम्हारा। सपोज तुम्हारे पास सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, तो एंड 50 लाख तक इनकम है, तो ITR 1। अब तुम्हारे पास सैलरी है, एक हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं, 2 हाउस प्रॉपर्टी हो गया, तो ITR 2, ठीक है।
बट तुम्हारे पास सैलरी है, एक हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स है, एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख, तो ITR 1। और तुम्हारा इनकम सपोज तुम बिजनेस प्रोफेशन का इनकम नहीं है, बट तुम्हारा इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तुम इंडिविजुअल हो, HUF हो, तो ITR 2, 50 लाख से ऊपर। PGBP को छोड़ के अगर तुम्हारा PGBP भी घुस गया तो तुम्हारा ITR 3। ठीक है, इससे तुम सामने लोग गाइड करेंगे तुम कौन सा रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, खाली सैलरी मतलब ITR 1 ऐसा नहीं है, सैलरी पीपल है तो ITR 3 भी फाइल करने पड़ सकता है उसको। ठीक है, अब क्या ITR 4, ये वाला ITR 4 किसको है? फॉर इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP छोड़कर, बीइंग अ रेसिडेंट है, जैसे टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज़ कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 AD AE, याद है प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम वाला जो था, उसके लिए ITR 4। इंडिविजुअल हो तुम, तुम्हारा 44 AD वाला इनकम है, तो तुमको ITR 4 करना है। ITR 5 किसके लिए? फॉर पर्सन्स other than individual, HUF, कंपनी एंड पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7, उसको छोड़ बाकी सबके लिए ITR 5 है। ITR 6 फॉर कंपनीज के लिए ITR 6 होता है। अगर कंपनी है, तुम कोई कंपनी फॉर्म किया तो कंपनी का रिटर्न ITR 6, एक्सेप्ट दैट कंपनी इज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। ITR 7 फॉर पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फंड इज रिटर्न अंडर सेक्शन 134A, 4B, 4C, 4D, ये सब अभी तो कराएंगे तुम लोग वहाँ पे। ये तो GST का है, GST का तो ये वाला वेबसाइट के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब आया तुमको रिटर्न दिखाते हैं, दूसरे लॉगिन करने पड़ेगा। यहाँ पे क्विक लिंक दिख रहा है, कितना सारा लिंक है। जब इनकम टैक्स साइट ओपन करोगे यहाँ पे तुम, यू आर एन इंडिविजुअल, ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉयज, गाइडेंस टू फाइल रिटर्न, तुम गाइड चाहिए ना, हाउ टू फाइल रिटर्न। जो सैलरी एम्प्लॉय के लिए क्या कहता है, ITR 1 था, एक ITR 3 भी हो सकता है तुम्हारा। तुम सैलरीड था तो इफ़ यू आर ओनली सैलरीड पीपल तो ITR 1 है। यूज़र मैनुअल दिख रहा है यहाँ पे, यूज़र मैनुअल ITR 1 का। देखो क्या क्या चाहिए तुमको। सबसे पहले बोला कि पैन नंबर चाहिए, लिंक करना है, पैन और आधार का लिंकिंग करा लो, एंड तुम्हारा बैंक अकाउंट जो है उसको वैलिडेट करवा लो। मैंने पैन के बैंक अकाउंट को वैलिडेट कराने से फ़ायदा क्या होगा तुम्हारा, जब फाइलिंग करेंगे वहाँ पे। अब फॉर्म एट अ ग्लांस, ये तुम्हारा ITR 1 का फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म है। ये जो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है ये चीज़ ऑनलाइन में करेंगे, डायरेक्ट लाइव। हाँ है, तुम्हें ध्यान देख रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या नेम, सबसे पहले फर्स्ट जो रहता है तुम्हारा नेम वगैरह, यहाँ पे नेम, पैन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। पैन नंबर जैसे तुम देगा ऑटोमेटिक तुम्हारा एड्रेस आप फेच कर लेगा, ठीक है। अब जो तुम रिटर्न फाइल कर रहा है, यहाँ पे देखो कौन सा इसमें रिटर्न फाइल करे। 139(1) है मतलब टाइमली कर रहे, 139(4) है मतलब बिलेटेड कर रहे, 139(5) मतलब यहाँ है, यहाँ 139(5) मतलब रिवाइज कर रहे। हेलमेट छोड़े ना खेल दे रहे, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह यहाँ पे देने पड़ता है। अब क्या ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा वो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम, तो तुम यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो तुम्हारा मिल रहा होगा पे स्लिप से, ये नॉर्मली हम एक फॉर्म 16 होता है, अगर सैलरी एम्प्लॉयड है फॉर्म 16 के साथ लिंक रहता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तुमको एडिट करना है तुम एडिट कर सकते हो, हम लेके रहते हैं मानने के लिए। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे एग्जेम्पशन जो मिलता है सैलरी चैप्टर में देखे तो वो सब माइनस होगा। नेट सैलरी डिडक्शन जो से चैप्टर का 6 प्रोफेशनल टैक्स, सैलरी में 50 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है तो वो सब माइनस होगा, राइट। तो अल्टीमेटली ये तुम्हारा सैलरी का इनकम कैलकुलेट हो गया एकदम शॉर्ट में। तुम पहले अलग से वर्किंग किया होगा अपना, बस तुमको ये 5 कैटेगरी में तोड़ना है। ग्रॉस सैलरी 12 महीने का तुम जोड़ के किया। एग्जेम्पशन अलाउंस तो बहुत सारा था, 25 था, तुम एक जगह तुम अलग से एक्सेल में कैलकुलेट करके तुम यहाँ पे दिखा दो। बेसिकली पे स्लिप मिलता है सबको, पे स्लिप के जोड़ को एक कर लेता है यहाँ पे। अब हाउस प्रॉपर्टी का इनकम तुमको दिखाना है, यहाँ पे दिखा दो, एक हाउस प्रॉपर्टी भी था, अदर सोर्सेज भी यहाँ पे दिखा दो, तो क्रॉस टोटल इनकम तुम्हारा आ गया। अब एग्जेम्पशन चैप्टर 6 वगैरह, राइट। आप फिर वो जो
80D का डिडक्शंस मिलेगा, 80C मिलेगा, 80D मेडिक्लेम का डिडक्शन मिलेगा, और भी जितना भी 80 चैप्टर्स इसका डिडक्शन था करने के बाद तुम यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशंस होगा। अब यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशंस होगा इस तरह से, ये तुम्हारा आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शंस, तो टैक्स लायबिलिटी। फिर रिबेट मिलेगा तो 87A में जो रिबेट मिलता है तुमको टैक्स टेबल, फिर ये ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट करेगा। एजुकेशन सेस 4% लगेगा। रिलीफ जो मिलता था ना अप टू 5 लाख, कोई टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। 87A रिलीफ, ये तो रिलीफ दूसरा वाला, ये वाला 87A वाला। फिर अगर तुम डिले करके फाइल 234A में इंटरेस्ट लग जाए कब, अगर रिटर्न इज फाइल आफ्टर द ड्यू डेट, तो 234A में इंटरेस्ट लगेगा। 234B कब लगेगा, तुम एडवांस टैक्स पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया होगा, 234B का इंटरेस्ट लगेगा। 234C का इंटरेस्ट कब लगेगा, तुम एडवांस टैक्स जो पे किया था, क्वार्टरली शॉर्टफॉल हुआ था तो वहाँ पे। 234F का लगेगा फीस डिले, तुम रिटर्न फाइल करने में डिले किया तो फीस लग जाएगा, फिर वहाँ पे इंटरेस्ट के साथ साथ फ़ी भी लगे 234F में। तो टोटल इंटरेस्ट एंड फ़ी ये था, ये टैक्स लायबिलिटी था, दोनों मिल के टोटल फ़ी मिला के इतना हुआ। अब तुमको फाइनली पे करने पड़ेगा हमको। ये जो है हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड का फैसिलिटी था, अभी सबको मैक्सिमम ऑनलाइन ही करता है। ये वेबसाइट है, जब वेबसाइट में लॉगिन करेंगे हम, यहाँ बताएगा, यहाँ पे ई फाइल बोल के वेबसाइट अगर हम ओपन करेंगे, यहाँ पे ई फाइल बोल के ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाना है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करने पड़ता है, ठीक है। कौन सा असेसमेंट ईयर का तुम इनकम फाइल कर रहे हो, जैसे कि हम अगर अभी हम इनकम फाइल करेंगे 23-24 से करेंगे, प्रीवियस ईयर 22-23, बट असेसमेंट ईयर 23-24 से रिटर्न फाइल करेंगे। ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है, तो हम ऑनलाइन चूज़ करेंगे ऑफलाइन, ठीक है। उसके बाद बोलेगा तुम फॉर्म चूज़ करने, बोले ITR 1 ITR 2 जो भी है, तो हम इस तरह से फॉर्म चूज़ करेंगे। वहाँ पे चूज़ करने के बाद लास्ट में अपलोड होगा यहाँ पे। जो थोड़ी देर पहले जो तुम लोग पढ़ रही थी वो चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ ITR 1 डॉक्यूमेंट लिस्ट टू हेल्प फॉर्म 16 चाहिए। अगर तुम ITR 1 फाइल कर रही हो, दैट मीन्स यू आर सैलरीड पर्सन, तो तुमको फॉर्म 16 कंपलसरी है, और तुम्हारे एम्प्लॉय तुमको फॉर्म 16 दिया होगा, बेसिकली वही अपलोड करते हैं, तो वहाँ से डेटा ऑटोमेटिक फेच कर लेता है, या फिर तुम मैनुअली डाल के भी कर सकते हो। हाउस रेंट अलाउंस वगैरह तुमको क्लेम करना है, तो हाउस रेंट का रिसीप भी तुमको चाहिए। तुम LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका भी डिटेल्स लेके बैठने पड़ेगा, तब ना जाकर तुम वहाँ पर फिलअप करोगे, राइट। ये थोड़ी देर पहले जो हम लोग यहाँ पे किए, टैक्सेबल एक ITR 1 कब होगा तुमको रिटर्न फाइल करना, अगर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख मेरा केस में, एंड ये जो डिपॉजिट्स 1 करोड़ से ऊपर, या तुम खर्चा किया 2 लाख से ऊपर फॉरेन ट्रैवलिंग वाला, 1 लाख ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो तुम रिटर्न फाइल करना था, ये भी बता दिया यहाँ पे। अगर तुम न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो, वो भी तो पॉसिबल है, ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स, तो उसके लिए तुम्हारा टैक्स रेट अलग है, तो उसको यहाँ पे बता देना है तुमको न्यू टैक्स रेजिम में जाना है, ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है। बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, इससे हो जाएगा। हाँ, सब कुछ दिया ही है बुक से। ठीक है, इस तरह से बस कुछ नहीं, बहुत इजी रिटर्न फाइल करना है, तुमको खाली भरते जाना है, लास्ट में जाके ई वेरीफाई करना है। अभी सपोज अगर हम अपना वो लॉगिन करते हैं, बैक करो, 6-6-4-4 और 179 कैसे मार दिया? 2-6-2-4 लगा কি জিতছে লাল না ভায়োলেট यार, जीतना तो लास्ट में होगा ना, मतलब स्टिल लास्ट सेकंड में। स्टिल এখন কে আগে আছে अरे वैसे कैसे होता है? কি क्या आ गया ना, ये फुटबॉल है क्या? আমি জানি না কোনো কিছু जीएस को কাকে सपोज हम लॉगिन करते हैं, पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करो। लॉगिन जो अब टाइप्स ऑफ जो रिटर्न होता है, किसके लिए कौन से रिटर्न एप्लीकेबल है, इसके लिए देखो रिटर्न ITR 1 किसके लिए एप्लीकेबल है, सबसे पहले इंडिविजुअल के लिए ITR 1 एप्लीकेबल है, वो भी किसका, उसका इनकम अगर 50 कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से सोर्स से, सैलरी या फिर पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स मतलब फैमिली पेंशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट कहीं से भी आ रहा होगा। ओके, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक होगा, तो अब अगर टोटल इनकम अप टू 50 लाख तक है तो ITR 1 है उसका। बट याद रहे ITR 1 तुम फाइल नहीं कर सकते कब, अगर तुम कोई कंपनी का डायरेक्टर है एंड हैज़ हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम विद द अनलिस्टेड, लिस्टेड नहीं अनलिस्टेड, कोई प्राइवेट कंपनी का शेयर्स तुम हेल्ड किया था, दैट इज अनलिस्टेड कंपनी, तुम शेयर होल्डर था प्राइवेट कंपनी का, और हैज़ एनी एसेट जो कि ना इंडिया का बाहर है, साइनिंग अथॉरिटी इंडिया का बाहर है कोई अकाउंट का, हैज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आउटसाइड इंडिया, इफ इज अ पर्सन in whose case tax has been deducted under section 194N by the TDS chapter था,
इज अ पर्सन इन हुज केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन डेफर्ड ऑन ईसॉप और हु हैज़ एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वगैरह, उसके लिए ITR 1 नहीं है, ठीक है। वो तो नहीं लिखा था यहाँ। इसलिए तो यहाँ से कराया है। ITR 2 किस लिए था? AV इंडिविजुअल के लिए एंड HUF के लिए ITR 2 किसके लिए भाई? तो यहाँ पे नॉट हैविंग इनकम अंडर द PGBP का इनकम नहीं है, बट तुम्हारा बाकी कोई भी हेड का इनकम बाकी चारों है, एंड हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ITR 1, तुम एलिजिबल ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं था, कोई भी एक रीज़न होगा, तुम फुलफिलमेंट नहीं कर रहा था तो तुम ITR 2 में आ सकते हो, ठीक है। याद है PGBP नहीं था तुम्हारा, अगर तुम्हारा PGBP है तो ITR 3 एप्लीकेबल। ITR 3 किसके लिए? एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF का, फर्म के लिए भी नहीं है ITR 3, कंपनी के लिए नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF के लिए है। एक अगर तुम्हारा PGBP का भी इनकम है भाई तो ITR 3 में आ जाओ तुम। कब? तुम ITR 1 में एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है, ITR 2 में भी तुम एप्लीकेबल है, ITR 4 में भी तुम एप्लीकेबल नहीं हो। ITR 4 क्या था? एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF एंड यहाँ पे फर्म, जिस जो कि ना 44AD ADA जो प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो हम लोग किए थे वहाँ पे अगर एप्लीकेबल था उसके लिए ITR 4 था, बट अगेन ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर ITR 1 में भी तुम एप्लीकेबल नहीं हो, ITR 2 में भी तुम एप्लीकेबल नहीं हो, ITR 4 में भी नहीं है, तो बाकी बचा कि ITR 3 लास्ट में जाना है चेक करके। तो अगेन ITR 1 किसके लिए है? सैलरी पर्सनस के लिए है, एक हाउस प्रॉपर्टी चलेगा, अदर सोर्सेज चलेगा, एग्रीकल्चर इनकम चलेगा अप टू 50 लाख है, बट हाँ अगर तुम कोई और कंपनी डायरेक्टर हो, अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स वगैरह होल्ड करते हो तो ये सब सीनारी जैसे फॉरेन में एसेट वगैरह, तो ITR 1 नहीं होगा, ITR 3 में जाओ। इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लेंगे। लॉगिन कर लेगा ना इनकम टैक्स इंडिया में, हो जाएगा, ठीक है। या फिर लिंक शेयर कर देंगे, क्या है, स्क्रीनशॉट नहीं होता ये टैब से, तो डाउनलोड भी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट तो हो जाएगा, स्क्रीनशॉट बहुत सारा लिंक डाउनलोड देख लेना, इनकम टैक्स इंडिया में जाएगा, ठीक है। अब ITR अब आ जाते हैं इसके लिए, बेसिकली इंडिविजुअल का क्या क्या ITR 1 से लेके 4 तक इंडिविजुअल एंड HUF, ठीक है। ITR 1 ओनली इंडिविजुअल का था और HUF के लिए ITR 2 था, ITR 3 दोनों के लिए है, ITR 4 40 वाला के लिए। अब बचा तुम्हारा फॉर्म 16, ये सब तो हो गया, कहाँ चले गए यार। तुम कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी, रिटर्न्स कौन सा एप्लीकेबल होगा? ITR 6 या फिर ITR 7 अलग अलग था तो ITR 6 था, सेम यहाँ पे। और फर्म का क्यों नहीं दिया यार? नॉन कंपनी मतलब यहीं पे आएगा सब, नॉन कंपनी सिलेक्ट की थी, ऐसा क्यों आ रहा है? इनकम टैक्स का साइट तो ये नहीं है यार, कुछ और ही है, ये खुल नहीं रहा है। ई सर्विसेज एक्चुअली ये वाला साइट इनकम टैक्स फाइल है, खुल नहीं रहा है, ये भी साइट है बट यहाँ पे सब आ नहीं रहा है सही से। हाउ टू फाइल रिटर्न, गाइड टू फॉर द पोर्टल, ई वेरीफाई लिंक, आधार, इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आएगा तो तुमको एक रिटर्न हम दिखा देंगे। रिटर्न वाला हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली वेडनेसडे हम लोग असेसमेंट वाला, तुम ওটা স্ক্যান করেছিল না, পাঠিয়ে দিয়েছো না सेल्फ असेसमेंट, घर पे जाके देखना, ये वाला साइट को लॉगिन करना। तुम लोग का अपना नहीं है तो पैन नंबर है ना, तो सब रजिस्ट्रेशन किया है, लॉगिन आईडी क्रिएट किया हुआ कि नहीं किया हुआ, वो तो कर ही सकता कोई भी टाइम, दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।